जुड़ जाइए सभी लोग और देखिए हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आपको। हिस्ट्री में कहाँ तक पढ़ाएं ये जरा मुझे बताइए, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। कुछ छात्रा पूछ रही हैं कि सर बिहार पुलिस का बैच कब लीजिएगा। आएंगे, बिहार पुलिस बैच में आएंगे, परेशान नहीं होइए। ठीक है, शुभ मुहूर्त जिस दिन निकला उसी दिन आएंगे। पेन कहाँ है भाई? पेन तो नहीं है यहाँ। जुड़ जाइए क्लास के साथ और पढ़ाना शुरू करते हैं। पढ़ाना शुरू करेंगे और क्वेश्चन देखिए यही था ना, बिहार वाला क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया था कि बिहार की अगर बात करेंगे तो बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल से अलग हुआ था कब? 1912 में अलग हुआ था। उड़ीसा से अलग हुआ था 1936 में, और बिहार से एक राज्य बना झारखंड, ये बना था सन 2000 के अंदर। इतना सारा डेटा मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, इतना सारा डेटा हम आपको पढ़ा दिए हैं। होमवर्क सीरीज का न्यू बैच कब आएगा सर? अभी तो एक चल रहा है, उसको अंजाम तक पहुंचाने दीजिए। उस बैच का एक नियम होता है कि बैच अगर सफल होता है तो ही अगला बैच आता है। ठीक है, सुबह में अच्छा पढ़ाते हैं सर। अच्छा, कौन सी सुबह में? सुबह में अच्छा पढ़ाते हैं सर। अरे सब क्लास ठीक चलती है, कौन सी क्लास आपको खराब लग गई? हर क्लास का अपना अलग अलग जरूरत है। टेस्ट की जरूरत अलग है, होमवर्क सीरीज बैच की जरूरत अलग है, आपके प्रीवियस बैच की जरूरत अलग है। तो जहां जैसी जरूरत होती है वहां वैसी क्लास चलती है। ठीक है, हाँ, इसको हम डिटेल इसलिए कर रहे हैं ना कि एक बार वीडियो अगर हो जाएगा आपके पास तो आप एनी टाइम, मतलब जब भी आपको चाहिए तब आप देख पाएंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। आज टेस्ट में मेरा 70 आया है, ऐसा कल्पना बोल रही है। बहुत बढ़िया है अगर 70 आया है तो, और अच्छे से प्रयास करिए और अच्छे से मेहनत करिए आप, और स्कोर बढ़ेगा। अभी टेस्ट में 70 आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, समझ रहे हैं इस बात को? रेगुलर क्लास क्यों नहीं होता है सर इसका? अभी तो रेगुलर है। अभी बताओ कि थोड़ा बहुत क्लास में अगर थोड़ा बहुत इशू है, कभी क्लास अगर बंद हो गई तो उसके लिए आंदोलन करेंगे। क्लास रेगुलर है आपकी, है ना? और जब जब क्लास बंद रहेगी तो उसकी सूचना हम यहाँ से दे देंगे कि 2 दिन बंद रहेगी, 1 दिन बंद रहेगी। आप परेशान मत होइए, टाइम तो हमें एनफ मिला है ना, आप रिवीजन करिए। अरे जितना पढ़ाया गया उतना बहुत होता है। और आपको पता है कि हम प्रयास ये कर रहे हैं कि इस सप्ताह हिस्ट्री खत्म कर देंगे। हिस्ट्री जब खत्म करेंगे तो हम बिहार स्पेशल लगाएंगे। इस सप्ताह इतिहास खत्म होता है जैसे ही हम बिहार स्पेशल का लगा देंगे, और लगातार आपको हम बिहार स्पेशल कराएंगे आगे तक, मतलब जब तक चलेगा वो। उसके बाद बिहार स्पेशल के बाद आपका लगाएंगे हम साइंस वाला सेगमेंट, कोई एक ठो, ताकि एक वेरिएशन क्रिएट हो जाए बीच में। आर्ट आर्ट पढ़ेंगे लगातार तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो कहिएगा वो पढ़ा देंगे आगे। करंट अफेयर की सीरीज भी लाएंगे, वो तो लास्ट में लाएंगे, सबसे लास्ट में, तब तक एग्जाम पास में आ जाएगा, है ना? आइए पढ़ाना शुरू करते हैं। सर हम लोग आंदोलन करेंगे आपकी क्लास के लिए। अच्छा, वो अलग मैटर होता है। ठीक है, रोशन कुमार अब दोबारा पूछेगा तो बहुत मारेंगे तुमको। होमवर्क सीरीज कब बैच आएगा सर? 1800 से लेकर 2000 तक का घटना को लिखवा दीजिए और लिखा कर पढ़ा दीजिए। पॉसिबल इतना जल्दी नहीं है वो, उसको पढ़ाने के लिए ना टाइम चाहिए होगा, बढ़िया टाइम एक चाहिए होगा। 3 से 4 5 घंटे लगेंगे कम से कम। अरे पूरे भारत का विश्लेषण करने में 5 घंटा लगता है भैया, तो रहने दीजिए। आइए, दिया है आपका क्वेश्चन कि क्रिस्टोफर कोलंबस और कार्टियस के बारे में दिया है, फ्रांसिस ड्रेक के बारे में दिया है, फर्डिनेंड मैगलन के बारे में दिया है कि इनका जन्म स्थान कहाँ पे है, ये कहाँ के निवासी हैं, इनके बारे में ये पूछा हुआ है। तो अगर हम देख पाएंगे तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ये कहाँ का था? इटली का था। और अगर बात करेंगे कार्टियर कहाँ का था, तो ये था फ्रांस का। और फ्रांसिस ड्रेक की बात करेंगे तो ये था आपका यूनाइटेड किंगडम का, यानी ब्रिटेन का। फर्डिनेंड मैगलन की बात करेंगे तो ये पुर्तगाल का था। ये तो रहा इनके निवास के संबंध में। बाकी बना लीजिएगा 3 4 2 1, इसका ठीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर लगाना हमारा उद्देश्य नहीं, हमने आपसे पहले ही बताया था। अब याद रखिएगा, जो फर्डिनेंड मैगलन है इसके बारे में एक सवाल आता है कि विश्व का भ्रमण किया था। विश्व का भ्रमण करने वाला, भ्रमण करने वाला, संपूर्ण विश्व का भ्रमण करने वाला कौन था? मैगलन था। आपने मैगलन जल संधि का नाम सुना होगा। ये मैगलन जो था ना, विश्व भ्रमण जब कर रहा था, इक्वाडोर से चला था
और जब विश्व भ्रमण कर रहा था उसी दौरान ये मैगलन जलसंधि से होकर गुजरा था, और गुजरने के कारण इसको कहा गया, ध्यान दीजिएगा, मैगलन का नाम, इसी के नाम पे मैगलन जलसंधि का नाम पड़ा। और ये कहाँ का निवासी है, तो ये पुर्तगाल का है और विश्व का भ्रमण करने वाला व्यक्ति है ये मैगलन, ध्यान दीजिएगा। और आगे क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करेंगे तो अमेरिका की खोज आपको पता होगा। आ रहा था भारत, जहाज घूम गया, चला गया अमेरिका, ऐसा लोग कहते हैं। अमेरिका की खोज किसके द्वारा करी गई, तो ध्यान दीजिएगा क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा करी गई। बाकी फ्रांसिस ड्रेक के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं। हाँ, लियोनियर, ये जैक्स कार्टियस है, लियोनियर कार्टियस के बारे में होता तो हम कुछ बताते। फिलहाल जैक्स कार्टियर दिया है, इसका संबंध कहां से हो जाएगा, तो फ्रांस से होगा। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक सवाल पूछेगा आपसे, वास्को डिगामा, ये वास्को डिगामा कहाँ का था, वास्को डिगामा की बात करेंगे। ये भी एक प्रकार का खोजी व्यक्ति था, नाविक था, और ये कहाँ का था, पुर्तगाल का था, पुर्तगाल। वास्को डिगामा कहाँ का था, पुर्तगाल का था वास्को डिगामा, ध्यान दीजिएगा। बार्थोलोमो डियाज कहाँ का था, हम लिख देते हैं, आप बताइएगा। ये जवाब आपको देना है, बार्थोलोमो डियाज, जो भारत खोजने प्रथम बार निकला था, बार्थोलोमो डियाज, जो कि भारत यात्रा पर सबसे पहली बार निकला था, ये कहाँ का निवासी है, बार्थोलोमो डियाज, बताइए। सर मेरी तबीयत खराब है फिर भी हम क्लास कर रहे हैं, तो आपको तो पढ़ना होगा ना, नौकरी तो आपको चाहिए। कहने का क्या मतलब है कि सर आपकी तबीयत खराब होती है तो आप क्लास रोक देते हैं, क्यों? ब्राजील, कुछ बता रहे हैं स्पेन, स्पेन, बहुत सारे लोग स्पेन बता रहे हैं। किसके साथ जाया जाए बताइए। बार्थोलोमो डियाज ये कहाँ का था, स्पेन निवासी था। इतना बना लीजिएगा आप, ठीक है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, और अगर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बना तो आप बना लीजिएगा। ली कार्बूजियर का नाम सुना है आपने, ली कार्बूजियर का नाम सुना है क्या, आपने ली कार्बूजियर का नाम सुना है, ली कार्बूजियर का नाम आपने सुना है, बताइए जरा। लिखते हैं, लिखने से समझ में आता है। ली कार्बूजियर का नाम आपने सुना है, ली कार्बूजियर कहाँ का था, ली कार्बूजियर कहाँ का था, ये स्विट्जरलैंड का था, कहाँ का, स्विट्जरलैंड का था, स्विट्जरलैंड। ली कार्बूजियर कहाँ का था, स्विट्जरलैंड का निवासी था। और ली कार्बूजियर की अगर हम बात करेंगे तो ये इसने क्या करा था, तो आपको पता होगा, चंडीगढ़ भारत में एक शहर, राज्य, जो भी कह लीजिए, यूटी, चंडीगढ़ की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, ली कार्बूजियर के द्वारा करी गई थी, याद रखिएगा, इसको बना लीजिएगा। इसके बारे में पूछेगा आप बता लीजिएगा। अच्छा ये बताइए, कलकत्ता का नाम सुना होगा आपने, ढूंढने वाला था जॉब चार्नाक, तो हम सवाल आपसे पूछ सकते हैं, अब निवासी पूछा है तो ये भी पूछ सकते हैं, जॉब चार्नाक कहाँ का था, ये जो जॉब चार्नाक था ना, जॉब चार्नाक, ये कहाँ का निवासी था, इसने कलकत्ता शहर की खोज करा था, यानी कलकत्ता को बसाया था। और ये निवासी कहाँ का था, ब्रिटेन का निवासी था, ब्रिटेन का निवासी था ये ब्रिटेन का निवासी था। देखिए यहां से क्वेश्चन आते हैं, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। यहां से देखिए एग्जाम में प्रश्न होता है, इनको देख लीजिएगा। बढ़ेंगे आगे देखिए दिया है, 1857 की विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से क्या कारण थे। इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आपको डीप नॉलेज की आवश्यकता हो जाती है। थ्योरी सेक्शन इसमें काम आता है, फैक्चुअल का कोई विशेष रोल नहीं होता है, ठीक है। आप देख पाइएगा कि 1857 की क्रांति विफल हो गई, इसके पीछे लोग ये कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि 1857 की क्रांति की विफलता का कारण था कि लोग अपने अपने मांग के लिए लड़ रहे थे, कोई एकजुट भारत की आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा था। जैसे झांसी की रानी अपने उत्तराधिकार के लिए लड़ रहे थे, अवध के नवाब भी अपने पुत्र के उत्तराधिकार के लिए लड़ रहे थे, और बहुत सारी कुरीतियां थी समाज में, जैसे सैनिकों को लेके, प्रशासन को लेके, समाज को लेके, और अन्य सारी बहुत सारी चीजें थी जिससे लोग परेशान थे। और परेशान होने के बाद अचानक से सैनिकों का गुस्सा फूटा, और सैनिकों का गुस्सा फूटने के बाद एक क्रांति हो गई भारत में, जिसको 1857 की क्रांति का नाम देते हैं, जिसको वीडी सावरकर ने भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम कहा है, ठीक है। अब इस क्रांति में हुआ क्या कि सभी अपने अपने अधिकार की मांग करने लगे कि हमें ये चाहिए, किसी को उत्तराधिकार चाहिए था तो किसी को आजादी चाहिए थी, मतलब सभी अपने अपने अधिकार की मांग कर रहे थे, संगठित नहीं थे लोग। तो अतः इनकी मांग क्या हो गई, तो विफल हो गई। अगर हम एक तरह की मांग करते हैं, एक तरह की डिमांड करते हैं, तो क्रांति कहीं ना कहीं एक हद तक जाकर सफल होती है, परंतु सभी अपने अपने अधिकार की मांग कर रहे थे, इसलिए क्रांति क्या हो गई, विफल हो गई। और इसकी विफलता के बहुत सारे कारण थे, जैसे सैनिकों की श्रेष्ठता,
देखिए श्रेष्ठता भी नहीं थी, ध्यान दीजिएगा। राजाओं ने अपने आपस में गृह युद्ध वगैरह लड़ा था, तो वही आइडिया था उनको, उतना ही केवल था। अंग्रेजों ने आधुनिकता लाया सेना में और इनको हरा दिया। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थी। बात तो सही है भैया, सभी अपने अधिकार की मांग कर रहे थे, तो विचारधारा क्या है फिर? आगे, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। सभी वर्ग समर्थन नहीं कर रहा था, कुछ वर्ग जो पीड़ित था वो समर्थन कर रहा था, जिसे कोई दिक्कत नहीं थी, वो चुपचाप था, समर्थन नहीं दे रहा था। ठीक है, और इस कारण से क्रांति असफल हो गई। तो देखा जाए तो सभी कारण हो जाएंगे। हालांकि ये मुद्दा रहा आपके क्वेश्चन का, लेकिन हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, इसके बहुत सारे कारण थे। हालांकि अगर देखा जाए तो इसके कई सारे कारण थे। 1857 की क्रांति के बहुत सारे कारण हुआ करते थे। 1857 की क्रांति के कई कारण थे, बहुत सारे कारण हुआ करते थे, ध्यान दीजिएगा। 1857 की क्रांति के बहुत सारे कारण थे। अगर देखा जाए इनमें एक कारण अगर हम मान के चले तो एक कारण था आपका सामाजिक सामाजिक कारण। एक कारण था आपका सामाजिक कारण, सामाजिक, जिसमें कि ध्यान दीजिएगा समाज में अंग्रेजों ने क्या किया था? भेदभाव फैला दिया था। समाज में अंग्रेजों द्वारा भेदभाव फैलाया गया, भेदभाव फैलाया गया। भारत की जो पारंपरिक चीजें थी, पारंपरिक भारत की जो पारंपरिक वस्तुएं थी ना, पारंपरिकता जो है ना, पारंपरिकता को वो ध्यान दीजिएगा भंग किया गया। मतलब जो पहले से चीजें चली आ रही थी उसको समाप्त किया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि भारत की जो पारंपरिकता थी इसको भंग किया गया, पारंपरिकता को समाप्त किया गया। ठीक है, जो पुरानी चीजें चली आ रही थी उसको बंद कर दिया गया। ये भी इसका एक रीजन हो सकता है, इसका एक कारण हो सकता है। ठीक है, और क्या कारण हो सकता है? इसका धार्मिक कारण भी था। अंग्रेजों, आपको पता है अंग्रेज जब भारत के अंदर आए तो उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। तो इसका एक धार्मिक कारण भी बना, इसका धार्मिक कारण क्या था? तो ईसाई मिशनरियों का प्रचार और प्रसार, ईसाई मिशनरियों का, प्रचार और प्रसार, ईसाई मिशनरी का प्रचार और प्रसार इसका एक मूल कारण था। ये भी इसका एक कारण था, रीजन था, ध्यान दीजिएगा। ईसाई मिशनरी का प्रसार और प्रचार भी एक कारण था। ईसाई धर्म पे जोर दिया जाता था, लोगों को प्रेरित किया जाता था कि आप ईसाई धर्म को माने और इसको फॉलो करें। ठीक है, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक सवाल और पूछेगा यहाँ पर, प्रशासनिक कारण भी था कुछ। हाँ, प्रशासनिक कारण बिल्कुल था, कुछ प्रशासनिक कारण भी था, प्रशासनिक कारण क्या था? ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ कर की दरें उच्च थी, उच्च कर की दरें, कुछ कर लगाया था अंग्रेजों ने और स्थानीय रूप से लगाया था, और उनमें दर जो थी वो कम लिया जाता था, उच्च कर की दरें। और ध्यान दीजिएगा, और इसमें होता क्या था प्रशासन में कि जो भारतीय सैनिक थे, प्रशासन में जो भारतीय सैनिक हुआ करते थे, भारतीय सैनिक जो थे इन्हें ब्रिटिशों से नीचे रखा गया, इन्हें ब्रिटिशों के नीचे रखा गया। भारतीय सैनिकों को कहा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश सैनिक होंगे, उसके बाद भारतीय सैनिक होंगे। ये इसका प्रशासनिक कारण रहा। और ध्यान दीजिएगा कुछ राजनीतिक कारण भी इसमें रहे थे। अगर हम राजनीतिक कारणों की बात करेंगे, राजनीतिक कारण क्या थे, तो आपको पता होगा इसका राजनीतिक कारण भी रहा था। राजनीतिक कारण तो आपको जानकारी होगी कि एक व्यक्ति था जिसने क्या किया, भारत पर ध्यान दीजिएगा सहायक संधि को थोप दिया, सहायक संधि पर थोप दिया भारतीय राजाओं। हालांकि राजाओं ने इसको स्वीकार किया बहुत हद तक। तो सहायक संधि, और दूसरा एक कारण था गोद नीति। कहा गया जिसका पुत्र खुद का पुत्र नहीं होगा, मतलब स्वयं का पुत्र नहीं होगा, अगर गोद लिया हुआ पुत्र है तो उसका पूरा साम्राज्य उत्तराधिकार के लायक नहीं होगा, और पूरा साम्राज्य किसके हाथ में जाएगा? तो अंग्रेजों के हाथ में जाएगा। ये कुछ कारण थे और जिसकी वजह से क्रांति शुरू हुई। और इसका जो मूल कारण था, सबसे मेन कारण, इसका जो सबसे मूल कारण था, अगर इसकी सबसे मेन कारण की अगर हम बात करेंगे, मूल कारण राजनीतिक, इसका सबसे जो मूल कारण था ये क्या था? सैन्य कारण। इसका सबसे मूल कारण जो था ये सैन्य कारण था। सेना में बिगुल फूट गया, और ध्यान दीजिएगा सेना ने विद्रोह कर दिया, सेना का हो गया विद्रोह हो गया, ये इसका मूल कारण था। भाई सेना भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित थी, तो सेना ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह का जो मूल कारण था, मेन कारण, जब विद्रोह का बिगुल फूट गया तो इसका मूल कारण था चर्बी लगे कारतूस का होना। आपको पता है दिसंबर सन 1956 के अंदर पहले पुरानी बंदूकें हुआ करते थे, उनको रिप्लेस करके सेना के कैंप में एक बंदूक शामिल की गई जिसको हम रॉयल एनफील्ड का नाम से जानते हैं। तो जब
इसमें बंदूकें नई शामिल की गई, तो उसमें कारतूस जो था, कारतूस पर जंग न लगे इसीलिए उस पर चर्बी चढ़ाई जाती थी गाय और सुअर की। सैनिकों को पता नहीं था, लेकिन जैसे ही पता चला, सैनिकों ने क्या करना, अंग्रेजों का विरोध करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। पहला विरोध जो था ये बंगाल से उठा था, और बंगाल में 34वीं इनफील्ड राइफल के जवान मंगल पांडे ने इसका विरोध कर दिया, और इसी विरोध के बाद क्रांति धीरे धीरे फूटी और पूरे भारत भर में फैल गई। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल कारण के संबंध में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बताइए मुझे, इतना डेटा आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तत्कालिक कारण हम बताएंगे, अभी फिलहाल इतना डाटा आप नोट करिए, इतने डेटा को आप नोट कर लीजिएगा। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था ना, चर्बी लगे कारतूस को मुंह से चबाने के लिए मना कर दिया। फिलहाल इसको बना लीजिएगा। इसको देख लीजिएगा और बना लीजिएगा। और आइए जरा मुद्दे पर, अब इसको देख लीजिएगा और बना लीजिएगा। हेडिंग बना लीजिएगा, 1857 की क्रांति। सर टीआरई 4 के लिए पढ़े, मेरा साइंस से 80 क्वेश्चन रहेगा। अभी हम बीपीएससी पढ़ रहे हैं, पढ़िए जो पढ़ रहे हैं आप, ठीक है ना। अब हम क्या बताएं, आपकी मर्जी, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना। इसको देख लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। 1857 की क्रांति जो मूल रूप से शुरू की गई थी, 1857 की क्रांति, ध्यान दीजिएगा, 1857 की क्रांति। आइए हम शुरू करते हैं इसके मेन पार्ट को, जिसमें फैक्चुअल हिस्सा रहेगा। 1857 की क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सैन्य कारण के कारण ये क्रांति एक तरह से व्यापक रूप से फैली। इसका मूल जो कारण था ये सैन्य कारण था। सैन्य कारण क्या था, ध्यान दीजिएगा। इसका जो तत्कालिक कारण था, सैन्य कारण और तत्कालिक कारण, चर्बी लगे कारतूस का होना। चर्बी लगे कारतूस का होना, चर्बी लगे कारतूस का होना इसका मूल कारण बना। चर्बी लगे कारतूस का होना इसका मेन कारण बना। मूल कारण इसका बना चर्बी लगे कारतूस का होना। सेना के अंदर ब्राउन बेस पहले बंदूकें हुआ करती थी, ध्यान दीजिएगा। सेना में सेना में सेना में पहले पहले जो था, पहले ब्राउन बेस बंदूक थी। ब्राउन बेस बंदूकें थे। ब्राउन बेस बंदूकें हुआ करती थी। अब इनके स्थान पर, ब्राउन बेस बंदूकों के स्थान पर, के स्थान पर ध्यान दीजिएगा, के स्थान पर, ब्राउन बेस बंदूकों के स्थान पर ध्यान दीजिएगा, नया राइफल्स जोड़ा गया। इनके स्थान पर न्यू राइफल्स लाए गए। न्यू राइफल्स कहते हैं इनको, न्यू राइफल्स लाए गए। न्यू राइफल्स लाए गए। न्यू राइफल्स लाए गए। अब इस राइफल में जो कारतूस प्रयोग होता था, उस कारतूस पे जंग न लगे इसलिए गाय और सुअर की चर्बी चढ़ाते थे। पहले तो सैनिकों को पता नहीं था, क्योंकि आपको पता है ये जो बदलाव था ये काफी समय पहले किया गया था। सैनिकों को ना जानकारी में सैनिकों ने बहुत समय तक इसका प्रयोग किया। जब जानकारी हुई तो इसका विरोध करना शुरू कर दिया, ध्यान दीजिएगा। और ये लाया गया था स्थान पर कब, ब्राउन बेस बंदूक बंद करके न्यू राइफल लाया गया था कब, दिसंबर में ही लाया गया था, दिसंबर वर्ष 1856 के अंदर। ध्यान दीजिएगा, देखिए 5 से 6 महीना पहले की घटना है, लगभग 4 महीना अप्रॉक्सीमेटली पहले की घटना है, जब दिसंबर में नए राइफल को शामिल किया गया था। ध्यान दीजिएगा, नए राइफल को शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में। इनके स्थान पर नया राइफल लाया गया। राइफल में कारतूस को बचाने के लिए चर्बी गाय और सुअर की लगा दी जाती थी। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह कब कर दिया तो ध्यान दीजिएगा, 29 मार्च 1857 को सैनिक द्वारा इसका विद्रोह कर दिया गया, विरोध किया गया। और ये विरोध कब करा गया तो ध्यान दीजिएगा भैया, 29 मार्च को इसका विरोध किया गया। 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को इसका विरोध कर दिया गया। और विरोध करने वाली बटालियन का नाम क्या था तो ध्यान दीजिएगा, 34वीं राइफल्स के जवान थे। 34वीं राइफल्स के जवान थे। इन्होंने विद्रोह कर दिया। और इन जवानों में जो सबसे तीव्र गति से विद्रोह किया था, जिसने बहुत ज्यादा विरोध किया था, उसका नाम क्या था, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने भैया विरोध करना शुरू कर दिया। मंगल पांडे ने विरोध करना शुरू कर दिया। अब इस विरोध के कारण, कुछ किताबें तो अलग डेट देती हैं, लेकिन हम अपना डेट लिख देते हैं। इस विरोध के कारण मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। मंगल पांडे को फांसी हो गई। और सवाल पूछता है कभी कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल
57 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, ध्यान दीजिएगा। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, फांसी दी गई। और इसी के बाद से ध्यान दीजिएगा, सैनिकों ने और ज्यादा विद्रोह करना शुरू कर दिया। फांसी दी गई, अब सैनिकों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। भैया क्रांति एक जगह से फूटी तो पूरे भारत भर में फैलेगी, और इसी कारण से सैनिकों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। समय आता है 9 मई का, 9 मई का समय आता है, 9 मई 1857। 9 मई 1857 को ध्यान दीजिएगा, को मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और शुरुआती दौर में तो विद्रोह में कम ही लोग थे, क्योंकि पहली बार तो मंगल पांडे ने किया था, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आगे चलकर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कहां पर? तो मेरठ के अंदर। और मेरठ के अंदर कुल 85 सैनिकों ने, एक बार सवाल भी बना था कि मेरठ के अंदर कुल कितने सैनिकों ने विद्रोह किया था, तो सैनिकों की संख्या थी 85। मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, और कितने सैनिकों ने विद्रोह कर दिया? तो 85 सैनिकों ने, 85 सैनिकों ने यहां पर विद्रोह कर दिया। 85 सैनिकों द्वारा विद्रोह हुआ था, ठीक है। लेकिन आगे चलकर मतलब कब भैया? 10 मई 10 मई सन 1857, ध्यान दीजिएगा, 10 मई 1857। अब इसका सेना ने पूर्ण विद्रोह किया। सैनिकों ने पूर्ण विद्रोह किया, पूर्ण विद्रोह कर दिया। सैनिकों द्वारा पूर्ण विद्रोह किया गया, ध्यान दीजिएगा, सैनिकों द्वारा पूर्ण विद्रोह किया गया। कब करा गया? तो 10 मई 1857। तो कभी कभी सवाल आता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब होती है, तो कभी कभी तो मार्च का डेट होता है और कभी कभी मई का होता है। जो आधिकारिक तौर पे डेट है ये क्या है? 10 मई 1857, जब सैनिकों ने पूरी तरह से जो राइफल्स में चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग किया जाता था उसका विरोध करना शुरू कर दिया। अब सैनिक मेरठ से उठे और दिल्ली के लिए मार्च करना शुरू कर दिया। सैनिक उठे मेरठ से उठे सैनिक, और सैनिक निकले और दिल्ली के लिए इन्होंने मार्च करना शुरू कर दिया। सैनिक मेरठ से उठे और दिल्ली के लिए मार्च करना शुरू कर दिया। दिल्ली के लिए निकलना सैनिकों ने शुरू कर दिया। और ध्यान दीजिएगा, दिल्ली के लिए निकलना शुरू कर दिया। और शुरू कब किया? तो 11 तारीख को। समय आगे बढ़ता है, 11 मई का समय आता है, 11 मई 1857। 11 मई 1857 का समय आता है। सैनिकों ने ध्यान दीजिएगा, सैनिकों ने मेरठ से दिल्ली मार्च करना शुरू कर दिया। दिल्ली मार्च करना शुरू कर दिया। सैनिकों ने दिल्ली की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। अब भैया दिल्ली मार्च करना जब शुरू कर दिया तो सेना जो थी ये पहुंची, कब पहुंची? तो ध्यान दीजिएगा, 12 मई को पहुंची, 12 मई 1857। सेना कहां पहुंच गई? तो दिल्ली पहुंच गई। जब सेना दिल्ली पहुंची तो ध्यान दीजिएगा, सेना दिल्ली पहुंच गई, दिल्ली। और दिल्ली में किससे मिली? तो सेना मिली किससे? बहादुर शाह जफर से। बहादुर शाह जफर। उस समय बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे। आप इनको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जान सकते हैं। बहादुर शाह जफर से सेना मिली और कहा कि भैया आप तो बादशाह हैं, ठीक है, आप तो बादशाह हैं और आप कम से कम हमारा साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? और इनको मोटिवेट किया, सेना के लोगों ने मोटिवेट किया और इनको उपाधि दिया, बादशाह ए हिंदुस्तान। यहीं पर बहादुर शाह जफर को उपाधि दी गई। उपाधि बताओ, अंग्रेजों ने जिस चीज को छीन लिया था, सेना ने मोटिवेट किया और इनको उपाधि दिया। उपाधि कौन सा दिया? उपाधि तो ध्यान दीजिएगा, बादशाह ए हिंदुस्तान। बादशाह ए हिंदुस्तान की उपाधि दिया। बादशाह ए हिंदुस्तान की उपाधि दिया बहादुर शाह जफर को। खूब मोटिवेट किया, तैयार हो गए, ठीक है। तो एक तरह से कहा कि आप ही मुखिया हैं। तो 1857 की क्रांति में मुखिया किसको चुना गया था? बहादुर शाह जफर को। बेचारा चुपचाप आराम से बैठा था, सेना गई भड़का दी, ठीक है। अब ये अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया और दिल्ली से इसका नेतृत्व करता कौन था? बख्त खां था। कौन था? बख्त खां। इसके बारे में आपको हम आगे जानकारी देंगे। फिलहाल ये डेटा, फिलहाल इतना डेटा नोट कर लीजिएगा। फिलहाल इतना बना लीजिएगा। इसको बना लीजिएगा और बढ़ेंगे हम आगे। देख लीजिए, इसमें सारी जानकारी मैंने दिया है। क्रांति कब से फूटी, मतलब क्रांति का बिगुल कब फूटा, और विद्रोह कब कब किया गया, कहां किया गया, सेना कहां गई, कैसे गई, नहीं गई, सारी जानकारी मैंने लिख दिया है, ठीक है। डेट टू डेट घटना का हम जिक्र कर रहे हैं इसमें, हम इसमें डेट टू डेट घटना का जिक्र कर रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा।
इसको बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा ना इतनी बातों को। 1856 में राइफल शामिल हुई, सैनिकों ने विद्रोह किया, मतलब शामिल कर दिया, सैनिकों को पता नहीं था। सैनिकों ने जब तक विद्रोह किया, विद्रोह करने के उपरांत हुआ क्या, 29 मार्च 1857 को 34वीं राइफल के जवानों ने विद्रोह कर दिया। उसमें विद्रोह करने वाले कौन थे, मंगल पांडे। फांसी हो गई 8 अप्रैल 1857 को। कहानी आगे बढ़ी, 9 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कितने सैनिकों ने, 85। आगे चल के विद्रोह बढ़ा, विद्रोह बढ़ा तो सैनिकों ने पूर्ण विद्रोह किया। कब किया, 10 मई 1857। अब क्रांति सैनिक उठे मेरठ से और कहां की तरफ मार्च किया, तो दिल्ली। तो 11 मई 1857 को सैनिकों ने मेरठ से दिल्ली की तरफ मार्च किया और 12 मई सन 1857 को दिल्ली पहुंच गए। बहादुर शाह जफर को मोटिवेट किए, ठीक है, बहादुर शाह जफर को इन्होंने मोटिवेट किया। सर सही टाइम पर भोर में सैनिक पहुंचे थे। अब ये सब करोगे तो हम मारेंगे अब तुमको, ठीक है। अब हम बताएं कि भोर में पहुंचा था कि सुबह की, रात में कि दिन में। फिलहाल इसको नोट करिए, जो याद करने वाला है वो नहीं याद करेगा सर, ठीक है। सैनिक सर पैदल गए थे कि गाड़ी से गए थे, हैं? इसको बनाइए। बहादुर शाह जफर उपाधि इन्होंने बहादुर शाह जफर को दिया बादशाह हिंदुस्तान। कहा कि आप भारत के बादशाह हैं, आप उठिए और हमारा सपोर्ट करिए, हमें समर्थन दीजिए, ठीक है। बहादुर शाह जफर मोटिवेट हो गए हालांकि। और ध्यान दीजिएगा, 1857 की क्रांति, बहादुर शाह जफर को इन्होंने मोटिवेट किया। बहादुर शाह जफर को सैनिकों ने मोटिवेट किया, इनको मोटिवेट किया गया, मोटिवेट हो गए। और मोटिवेट होने के उपरांत इन्होंने क्रांति को संभालने की जिम्मेदारी ली। इन्होंने कहा कि हम क्रांति को संभालेंगे और क्रांति का नेतृत्व इन्होंने किया। तो एक तरह से कहते हैं इनको क्रांति का मुखिया कहा गया। बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति का अध्यक्ष चुना गया, अध्यक्ष चुना गया। किसको चुना गया, तो ध्यान दीजिएगा, बहादुर शाह को चुना गया। बहादुर शाह जफर जो थे, इनको हम बहादुर शाह सेकंड भी कह सकते हैं। इनको 1857 की क्रांति में इनको देखा जाए तो इनको एज ए हेड चुना गया, अध्यक्ष चुना गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसी में नोट करिए आगे, इनको अध्यक्ष चुना गया और इन्होंने दिल्ली के क्षेत्र से नेतृत्व किया। लेकिन दिल्ली से नेतृत्व इन्होंने नहीं किया था, बल्कि दिल्ली से नेतृत्व करने वाले कौन थे, बख्त खां। बख्त खां, ध्यान दीजिएगा, बख्त खां साहब के द्वारा दिल्ली से नेतृत्व किया गया। और ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में अंग्रेज कौन था, जो इसका दमन किया। अगर हम अंग्रेज की बात करेंगे तो इसमें 2 अंग्रेज थे। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जिसमें निकोलसन था, निकोलसन मारा गया, उसके स्थान पे कौन आया, तो हडसन आया, ठीक है। विरोध अंग्रेज कौन था, तो ध्यान दीजिएगा, निकोलसन था, निकोलसन था। लेकिन निकोलसन क्या हुआ, मारा गया। निकोलसन मारा गया, जब ये मारा गया, निकोलसन मारा गया, तो मारा गया। अब इसके स्थान पर कौन आया, तो ध्यान दीजिएगा, इसके स्थान पर आया था हडसन। हडसन द्वारा फिर से इस क्रांति को, इस विद्रोह को दबाया गया। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली के क्षेत्र में। सवाल यही पूछता है कि दिल्ली से नेतृत्व करने वाले कौन थे, बख्त खां, और अंग्रेज का नाम था निकोलसन। बाद में ये मारा गया। मरे जाने के बाद नया व्यक्ति आया जिसका नाम क्या था, हडसन। हडसन आया और फिर से ये, ध्यान दीजिएगा, शुरू कर दिया। अगर हम लखनऊ की बात करेंगे, लखनऊ से नेतृत्व करने वाली कौन थी, बेगम हजरत महल। लखनऊ, अगर हम लखनऊ की बात करेंगे, लखनऊ, तो नेतृत्वकर्ता का नाम हो जाएगा बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था। और ये बहादुर शाह जफर के, एक सेकंड, ये वाजिद अली शाह की पत्नी थी, बेगम हजरत महल, ध्यान दीजिएगा, बेगम हजरत महल ये वाजिद अली शाह की पत्नी थी। ये भी उत्तराधिकार के लिए लड़ रही थी, ध्यान दीजिएगा, ये भी उत्तराधिकार के लिए लड़ रही थी। इनके पुत्र को उत्तराधिकार नहीं मिला क्योंकि पुत्र जो था वो दत्तक पुत्र था, ठीक है। तो बेगम हजरत महल ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। और अंग्रेज कौन था जो इनका दमन किया, तो अगर अंग्रेज की बात करेंगे, लखनऊ से एक अंग्रेज था जिसका नाम था, तो ध्यान दीजिएगा, लखनऊ से एक अंग्रेज था जिसने इनका विरोध किया था। इनका ध्यान दीजिएगा नाम हो जाएगा कैंपवेल। विरोध करने वाला कौन था, कैंपवेल था। कैंपवेल द्वारा विरोध किया गया, कैंपवेल द्वारा इनका विरोध किया गया। और ध्यान दीजिएगा, कहते हैं लोग ये भाग गई, लखनऊ से जो नेतृत्व करता था ये भाग गई। और भाग कर ही कहां छुप गई, तो ये भाग गई कहां पर, नेपाल के अंदर भाग गई। नेपाल में इनके साथ और कौन भागा था, तो ध्यान दीजिएगा, और कौन भागा था नेपाल में इनके साथ, और भागने वाले कौन थे, नाना साहब या तात्या टोपे, बताइए जरा। नाना साहब इनके साथ भागे थे या तात्या टोपे भागे थे, इनके साथ नेपाल भागने वालों में कौन था, नाना साहब या तात्या टोपे, नाना साहब या तात्या टोपे, ये बात बताइए मुझे जरा।
लखनऊ की क्रांति का दमन करने वाले अंग्रेज का नाम कैंपबेल था। अच्छा, बहुत बढ़िया। फिलहाल बना लीजिएगा। अपने पुत्र के उत्तराधिकार के लिए लड़ रही थी। सर महक परी इसी का नाम है क्या? हाँ, महक परी इन्हीं को कहा जाता है। और इनके बहुत सारे कारनामे हैं, फिलहाल उसका जिक्र हम नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है सर, लॉरेंस होगा ना? लॉरेंस भी था, लिख देते हैं लॉरेंस भी था। इसमें कहाँ लिखे हम? यहाँ लिख देते हैं, इसमें लॉरेंस भी था। इसमें लॉरेंस नाम का अंग्रेज भी था और कैंपबेल भी था। कैंपबेल और लॉरेंस ऐसा आप बोल सकते हैं। ये नेपाल भाग गई, ध्यान दीजिएगा, नेपाल भाग गई और इनका किस्सा यहीं पे खत्म होता हुआ। आगे बढ़ेंगे। अगला नेतृत्वकर्ता की अगर, अच्छा हाँ, एक सवाल और बनेगा कि लखनऊ में इस क्रांति की शुरुआत कब होती है? 4 तारीख को होती है। लखनऊ में क्रांति की शुरुआत अगर पूछेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 4 तारीख को होती है, 4 जून 1857 को। लखनऊ में क्रांति की शुरुआत होती है 4 जून वर्ष 1857 को। आगे क्रांति आगे बढ़ी और अगली क्रांति होती है कहां से? तो कानपुर से होती है। और कानपुर की बात करेंगे। कानपुर में विद्रोह कर दिया सैनिकों ने, लोगों ने। और कानपुर का जो विद्रोह था, इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था कौन? नाना साहेब ने। नाना साहेब ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह शुरू कब हुआ था? 5 तारीख को शुरू हुआ था, 5 जून 1857 को। और ध्यान दीजिएगा, कानपुर के विद्रोह का दमन किसने करा था? तो कानपुर के विद्रोह का जो दमन था, ये अंग्रेज ने करा था, जिसका नाम क्या हो जाएगा? तो अंग्रेज का नाम हो जाएगा कैंपबेल। क्या नाम होगा? कैंपबेल ने इसका दमन किया था। अंग्रेज पूछेगा तो याद रखिएगा, दमन करने वाले अंग्रेज का नाम क्या हो जाएगा? तो कैंपबेल नामक अंग्रेज ने इसका दमन किया था। कैंपबेल द्वारा इसका दमन किया गया। अगर हम आगे बढ़ेंगे कहानी को अगर हम आगे ले जाएंगे तो अगला विद्रोह जो हुआ था, ये कहां से हुआ था? ग्वालियर की अगर हम बात करेंगे, अगला विद्रोह ग्वालियर या झांसी कह लीजिएगा। ग्वालियर से तो तात्या टोपे थे, झांसी कह लीजिए, झांसी के अंदर विद्रोह हो गया। और ये विद्रोह हुआ था कब? 7 जून को हुआ था। और रानी लक्ष्मीबाई जो थी, इनका सामना किससे हुआ था? जनरल ह्यूरोज से। और ध्यान दीजिएगा, ग्वालियर के अंदर इनकी हत्या हो गई थी। इनका निवास कहां पे था? बनारस में था। लिख देते हैं, झांसी से नेतृत्व किया था लक्ष्मीबाई ने। झांसी से नेतृत्व किया था लक्ष्मीबाई ने। और झांसी में विद्रोह फूटा था कब? 7 जून को फूटा था, वर्ष 1857 में। 7 जून वर्ष 1857 को विद्रोह का बिगुल फूंक दिया झांसी वालों ने। और ध्यान दीजिएगा, नेतृत्व करने वाली कौन थी? लक्ष्मीबाई। नेतृत्व करने वाली थी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई का सवाल पूछा है कि कहाँ की निवासी हैं? लक्ष्मीबाई निवासी कहाँ की थी? वाराणसी। ये निवासी कहाँ की थी? वाराणसी की निवासी थी। और ध्यान दीजिए, इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका। इनको क्या कहा गया? तो मणिकर्णिका के नाम से जाना गया। इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका, ये बात ध्यान दीजिएगा। इनके बचपन का नाम हुआ करता था मणिकर्णिका। और झांसी में अंग्रेज कौन था जिसने विद्रोह का दमन कर दिया? अंग्रेज की बात करेंगे, अंग्रेज, तो अंग्रेज का नाम क्या हो जाएगा? जनरल ह्यूरोज। ह्यूरोज के द्वारा विद्रोह का दमन किया गया। और लक्ष्मीबाई की इसने क्या कर दिया? हत्या कर दिया। हत्या कहां पर किया था? ग्वालियर में किया था। ग्वालियर में लक्ष्मीबाई की हत्या हो गई। आपको पता है कि लक्ष्मीबाई सिंधियाओं से मदद मांगने गई। ठीक है, सिंधियाओं से लक्ष्मीबाई मदद मांगने गई। जब मदद मांगने गई तो सिंधियाओं ने मना कर दिया मदद देने से सिंधियाओं ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। कैनिंग ने स्टेटमेंट दिया था कि अगर लक्ष्मीबाई की मदद उस समय सिंधिया अगर करते तो अंग्रेजों को उसी समय भारत छोड़ के जाना होता। ऐसा स्टेटमेंट देने वाला कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, ये कैनिंग ने कहा था। इस बात को याद रखिए। ह्यूरोज ने कहा था कि सभी लोगों में ये अकेली मर्द थी। ये बात कहने वाला कौन था? तो जनरल ह्यूरोज था। ये दोनों स्टेटमेंट आप ध्यान दीजिएगा, दोनों जगह से क्वेश्चन आपका बना हुआ है। ठीक है, बाकी जगह तो पता है आपका। बिहार में कौन था? टेलर था। टेलर ने विद्रोह का दमन किया। और बिहार में विद्रोह का बिगुल फूंकने वाले कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, बिहार के क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे, बिहार के क्षेत्र की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 लोगों का नाम आता है। एक का नाम आता है अमर सिंह का नाम आता है। एक का नाम आता है जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह का नाम आता है। अमर सिंह का नाम आता है। एक नाम आता है कुंवर सिंह का नाम आता है। और एक नाम आता है आपका पीर अली का। किसका नाम आता है? पीर अली का। इन दोनों ने विद्रोह कहां पर छेड़ा था? जगदीशपुर के अंदर। जगदीशपुर के अंदर कभी कभी आरा लिख के आता है, तो बचिएगा थोड़ा सा। और पीर अली ने विद्रोह कहां पे किया था? पटना में किया था। पटना में। हालांकि दानापुर कैंट में भी विद्रोह हुआ था, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था दानापुर कैंट के अंदर, ये बात भी याद रखिएगा। और अंग्रेज कौन था बिहार के अंदर? बिहार के अंदर जो अंग्रेज था, इसका नाम था टेलर। बिहार के अंदर जो अंग्रेज था, अंग्रेज का नाम क्या हो जाएगा? तो अंग्रेज का नाम होगा टेलर। बिहार के अंदर जो अंग्रेज था, इसका नाम था टेलर। अगर हम फैजाबाद की बात करेंगे, अगर हम फैजाबाद की बात कर देंगे, फैजाबाद से नेतृत्व करने वाले कौन थे? अहमदुल्ला। ध्यान दीजिएगा, फैजाबाद की बात करते हैं। फैजाबाद से नेतृत्व करने वाले कौन थे? मौलवी अहमदुल्लाह थे। मौलवी अहमदुल्लाह।
दुल्लाह ने नेतृत्व करा था फैजाबाद से, और इनको क्या कहा गया, तो इनको डंका शाह की उपाधि दी गई। डंका शाह कहा गया मौलवी अहमदुल्लाह को, अहमदुल्लाह शाह, इनको डंका शाह भी कहा गया। और इनके यहाँ जो इनके विद्रोह को दबाया था उसका नाम था नील, कैप्टन नील के द्वारा विद्रोह को दबाया गया, जो अंग्रेजी सैनिक था जिसने विद्रोह का दमन किया फैजाबाद के अंदर। जो अंग्रेज था, अंग्रेज अंग्रेज का नाम क्या हो जाएगा, तो फैजाबाद के अंदर जो अंग्रेज था इसका नाम हो जाएगा नील। नील नाम का अंग्रेज था फैजाबाद के अंदर, ये बात ध्यान दीजिएगा। और विद्रोह कहां से हुआ था, ध्यान दीजिएगा, कानपुर के बारे में लिखा है ना, लिखा है कानपुर के बारे में। और ध्यान दीजिएगा, हम लिख देते हैं आगे, ग्वालियर से नेतृत्व करने वाले कौन थे, ग्वालियर, ग्वालियर से नेतृत्व करने वाले कौन थे, तात्या टोपे थे। तात्या टोपे के द्वारा ग्वालियर से नेतृत्व करा गया था। बरेली से नेतृत्व करने वाले कौन थे, बरेली, बरेली से नेतृत्व करने वाले थे खान बहादुर। कौन थे, खान बहादुर। बरेली से नेतृत्वकर्ता कौन था, खान बहादुर। ध्यान दीजिएगा, बरेली से नेतृत्व करने वाले खान बहादुर थे। और खान बहादुर के विद्रोह को दबाने वाला कौन था, तो बरेली के अंदर विद्रोह को दबाने वाला भी कौन था, कैंपवेल था। लिख देते हैं यहाँ पे, कैंपवेल के द्वारा विद्रोह को दबाया गया, कैंपेवेल के द्वारा विद्रोह को दबाया गया था बरेली के अंदर। अब ध्यान दीजिएगा, इतना डेटा है, देख लीजिए इसको, इतना डेटा है, इसको देख लीजिएगा। ये सारा डेटा रहा, ठीक है। ये डेटा आप देखिएगा, यहां से क्वेश्चन है, यहां देखिए ये प्रश्न है, इसका पहला डिस्कशन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लीजिए तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगले सवाल पे इसमें दो चार डेटा और बचा हुआ है। जैसे कभी कभी पूछता है कि जो कैनिंग था इसने आपातकालीन मुख्यालय 1857 की क्रांति के दौरान कहां बनाया था, ये पूछता है। सवाल ये पूछता है 1857 की क्रांति के समय भारत के ब्रिटिश वायसराय कौन थे, ये पूछता है। और सवाल ये पूछता है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। सवाल ये पूछता है कि 57 की क्रांति के संबंध में जांच आयोग कौन सा था और उसने अपनी रिपोर्ट कब दिया था, इसके बाद क्या बदलाव हुए, ये सारा डेटा पूछता है आपसे, ठीक है। आइए पढ़ते हैं, आइए पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ध्यान दीजिएगा, हम हटा रहे हैं ना, इसको हटा रहे हैं 1857 की क्रांति, हटा रहे हैं 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, क्रांति 1857 की क्रांति। अगर हम इस क्रांति की बात करेंगे तो याद रखिएगा, क्रांति तो हालांकि हो गई, ठीक है। आगे चल के क्रांति का धीरे धीरे दमन हुआ, अंग्रेजों ने दमन किया। और दमन होने के उपरांत, इसके उपरांत की अगर हम बात करेंगे, दमन होने के उपरांत क्रांति, इस क्रांति की जांच के लिए कमीशन बनाया गया। जांच के लिए पील आयोग का गठन किया गया, पील आयोग का गठन किया गया। इसकी जांच के लिए पील कमीशन का गठन किया गया, पील आयोग का गठन किया गया। 1857 की क्रांति की जांच के लिए पील कमीशन का, पील आयोग का गठन किया गया। ध्यान दीजिएगा, एक छात्र बोल रहे हैं सर मेरठ से कदम सिंह थे, बहुत बढ़िया, अच्छा है। चलिए, दिया है जांच के लिए पील आयोग का गठन किया गया। और इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, फैक्ट है कुछ लिख लीजिएगा, इस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था ये कौन था, पामस्टर्न था, पामस्टर्न था। ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था पामस्टर्न था। और भारत का जो गवर्नर था, इस समय उस समय गवर्नर ही था ना, गवर्नर, जो भारत का गवर्नर था ये कौन था, कैनिंग। कैनिंग के समय ये क्रांति हुई थी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कुछ लोगों ने अपना कथन दिया 1857 की क्रांति पर, कहा कि 1857 की क्रांति एक प्रकार का सैनिक विद्रोह था, कहा कि एक प्रकार का सैनिक विद्रोह था। और 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहने वाले कौन थे, तो ये बात कहा था डिजरेली ने। कौन कहा था, डिजरेली ने। किसने कहा था कि 1857 की क्रांति न तो संग्राम था, इन्होंने कहा था कि न तो संग्राम था, न तो संग्राम था न ही सैनिक विद्रोह, न ही सैनिक विद्रोह, न तो संग्राम था न ही सैनिक विद्रोह था। ये कथन किसका हो जाएगा, तो ये कथन हो जाएगा आपका आरसी मजूमदार का। आरसी मजूमदार ने ये कहा था कि 1857 की क्रांति कुछ नहीं थी, न तो सैन्य विद्रोह था न कुछ था ये, ठीक है। अब देखिए यहां से एक सवाल और बनेगा, किसने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम कहा, भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम कहा, पहला स्वाधीनता संग्राम। भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम किसके द्वारा कहा गया, तो भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम कहा गया, संग्राम, भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम कहा गया किसके द्वारा, तो ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम कहने वाले कौन थे, तो ये बीडी सावरकर थे, बीडी सावरकर। बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया कि क्रांति जो थी ये भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम थी। उस समय मुंह से बात बोलना ही अपने आप में बड़ी बात हुआ करती थी, ठीक है। देखिए सवाल यहां से एक और बनेगा जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने आए, उसी को छोड़ रहे हैं। आपातकालीन मुख्यालय,
सवाल बनेगा कि इस समय आपातकालीन जो हेडक्वार्टर था, आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था किसको? तो इस क्रांति के समय जो आपातकालीन मुख्यालय था ये इलाहाबाद को बनाया गया था, इलाहाबाद को बनाया गया था। क्या स्थितियां सुधरी क्रांति के बाद? तो ध्यान दीजिएगा, क्रांति के बाद, क्रांति के बाद की अगर हम बात करते हैं, क्रांति के बाद एक एक्ट आता है ब्रिटेन से जिसको हम बोलते हैं भारत शासन अधिनियम, जिसको हम भारत शासन एक्ट का नाम देते हैं। भारत शासन एक्ट 1858 को लाया गया, क्रांति के उपरांत लाया गया था ये। देख लीजिए, क्या कहते हैं आप लोग? ठीक लगा पढ़ के? पढ़ के कैसा लगा भाई? देखिए जरा यहां से, ये रहा क्वेश्चन, एक्सप्लेन कर दिया हमने, ये भी एक्सप्लेन कर दिया है, यहां से एक्सप्लेन किया, ये वाला डेटा एक्सप्लेन किया। अब यहां से बढ़ेंगे आगे, ये रहा आपका भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। होम रूल आंदोलन, देखो भैया हमने पढ़ाया है होम रूल के बारे में ना, तो हम चर्चा नहीं करेंगे, हम मुंह से बोल देंगे एक बार, ठीक है? मुंह से बोल देंगे लेकिन चर्चा नहीं करेंगे। अगर हम होम रूल की बात करते हैं, होम रूल लीग, ये जो लीग थी, लीग बनी थी कब? तो होम रूल बना था कब? वर्ष 1916 में। और ध्यान दीजिएगा, होम रूल चला कहां पे था? पूना में चला था। और कहां चला था? तो मद्रास में चला था। पूना और कहां? मद्रास के अंतर्गत चला था। और ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से चलाया गया था। खेड़ा सत्याग्रह की बात करेंगे, महात्मा गांधी, किसानों का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन कौन सा हो जाएगा? तो खेड़ा। और कब हुआ था? 1918 में। मार्ले मिंटो सुधार की अगर हम बात करते हैं तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, और इसमें मुसलमानों को कैमरल अवार्ड प्रदान किया गया था। सूरत विभाजन की बात करते हैं 1907। बस इसके बारे में मैंने जानकारी आपको दे दिया है ना। इसमें करना क्या है? घटनाओं को कालक्रम में लगाना है। कालक्रम में लगाने का मतलब सबसे पहली घटना इसमें कौन सी हो जाएगी? तो सूरत फूट की घटना लग रही है मुझे, यानी दो के बाद हो जाएगा आपका, दो के बाद होगा चार, दो चार एक तीन, 2 4 1 और 3, यानी सही उत्तर क्या होगा? तो बी हो जाएगा। बना लीजिएगा भैया, इसमें हम कुछ बताएंगे नहीं, ठीक है? इसमें हम कुछ बताएंगे नहीं, इसको ध्यान दीजिएगा। फिलहाल ये देख लीजिएगा, ये देखिए आगे है। लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? स्टैची कमीशन, शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एल्बर्ट बिल। देखिए एल्बर्ट बिल से लिटन का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि एल्बर्ट विधेयक जो था ये किसके टाइम लाया गया था? ये रिपन के समय लाया गया था, ये रिपन के द्वारा लाया गया था, रिपन के द्वारा एल्बर्ट विधेयक को लाया गया था। ध्यान दीजिएगा, मतलब हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। आगे आगे बढ़िएगा, देखिए स्टैची कमीशन की बात करते हैं। तो स्टैची कमीशन की जो स्थापना है ना, स्थापना, इसकी स्थापना होती है सन 1878 में। और स्टैची कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया था कब? अपना रिपोर्ट दिया था कब? 1878 में स्थापना, अपना रिपोर्ट दिया कब? तो इसने अपना रिपोर्ट दिया था कब? 1880 में दिया था। रिपोर्ट 1880 में दिया था स्टैची कमीशन ने। और अगर हम बात करते हैं, अच्छा एक सेकेंड, स्टैची की बात हो रही है ना, शस्त्र अधिनियम, स्टैची कमीशन, ठीक है। आगे देखिए, कुछ डाउट तो लग रहा है, नहीं ठीक है, बना लीजिएगा। आगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करेंगे तो ये आया था कब? 1878 में आया था। और इसको हम प्रेस पर प्रतिबंध अधिनियम का नाम भी देते हैं, प्रेस पर प्रतिबंध अधिनियम। इसको हम कल पढ़ाए थे ना, तो प्रेस पर प्रतिबंध अधिनियम, ध्यान दीजिएगा। और अगर हम शस्त्र अधिनियम की बात करते हैं तो ये भी उसी के लमसम आया था, ये भी आया था 1878। और इसको भी रिपोर्ट एक्ट बनाया गया था कब? तो 1880 में बनाया गया था। इसको एक्ट बना दिया गया था, मतलब अधिनियम बना दिया गया था, कानून बनाया गया था। तो एक तरह से आप देख पाइएगा, ये वाला हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो हम नहीं पढ़ाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। और बाकी तो पढ़ाना होगा मुझे, क्योंकि बाकी मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है। आइए पढ़ते हैं, ठीक है। स्टैची कमीशन की अगर बात करेंगे, स्टैची कमीशन हटाते हैं भाई, क्या है? स्टैची कमीशन एक प्रकार का अकाल आयोग था, तो हम लिख देते हैं अकाल आयोग। अकाल आयोग, भारत में अकाल पड़ते रहे और लगातार आयोग समितियां बनती रही। तो अकाल आयोग की अगर हम बात करते हैं, स्टैची कमीशन का संबंध किससे था? अकाल आयोग से। सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि भारत का पहला असंगठित, मतलब संगठित नहीं था, अकाल आयोग कब आया था? बताइए, भारत का पहला अकाल आयोग कब आया था? कोई बताएगा? भारत का पहला जो अकाल कमीशन था, इसको कब लाया गया था? भारत के प्रथम अकाल कमीशन को कब लाया गया था? कोई बताएगा मुझे? भारत का पहला अकाल आयोग कब आया था? कोई भी बताए। भारत का पहला अकाल आयोग कब आया था? कब आया था? कब 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 बताइए, ध्यान दीजिएगा। भारत का जो पहला अकाल आयोग था, और ये संगठित नहीं था, असंगठित लिख देते हैं। असंगठित, असंगठित कैसे लिखता है भैया? असंगठित, तो असंगठित, भारत का पहला असंगठित अकाल आयोग, अकाल आयोग, भारत का पहला असंगठित अकाल आयोग जो था, ये कब लाया गया था? ये लाया गया था कब? ये लाया गया था 1866 में लाया गया था। और किसके नेतृत्व में लाया गया था? कैंपवेल के नेतृत्व में।
इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? कैंपबेल थे। क्या मेरा कहना सही है? प्रथम प्रथम की बात हम कर रहे हैं, मत अभी उतना पीछे मत जाओ सब लोग। 1866 में लाया गया था, कैंपबेल के नेतृत्व में लाया गया था। और ध्यान दीजिएगा, पहला स्थायी अकाल आयोग कब बना था? पहला पहला और स्थायी, पहला स्थायी अकाल आयोग, पहला स्थायी अकाल आयोग की बात करते हैं तो पहला प्रथम स्थायी अकाल आयोग बना था कब? तो पहला स्थायी अकाल आयोग की बात करेंगे 1878, और रिपोर्ट दिया था इन्होंने कब? 1880 में बना था। 1880 में पहला स्थायी अकाल आयोग कब बना था? तो ध्यान दीजिएगा 1878 में। और इस अकाल आयोग ने अपना रिपोर्ट कब दिया था? रिपोर्ट दिया था कब? 1880 में दिया था। ये किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष कौन था? स्ट्रेची था। कौन था? स्ट्रेची इसका अध्यक्ष था। इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे अभी, ठीक है। स्ट्रेची इसका अध्यक्ष था। और भी हालांकि अकाल आयोग बने थे। एक अकाल आयोग बना था जिसको हम लॉयल कमीशन के नाम से जानते हैं, और लॉयल कमीशन बना था आपका 1897 के अंदर। एक अकाल कमीशन और बना था जिसको हम लॉयल कमीशन कहते हैं, लॉयल कमीशन। इसको लॉयल कमीशन के नाम से जाना गया था। लॉयल कमीशन के नाम से जाना गया। कब बना था? 1897 के अंदर बना था। और इसके जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? सर लॉयल थे, सर चार्ल्स लॉयल थे। सर चार्ल्स लॉयल इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। ये भी एक प्रकार का अकाल कमीशन था। क्या करजन के टाइम कोई अकाल बना था? क्या करजन के टाइम बना था? हाँ बना था, जिनको हम बोलते हैं मैकडोनाल्ड आयोग। और कब बना था? 1900 में बना था। क्या करजन के टाइम कोई अकाल कमीशन बना था? ध्यान दीजिएगा, करजन के टाइम एक अकाल आयोग बना था। कब बना था? तो ध्यान दीजिएगा 1900 में बना था। और ये किसकी अध्यक्षता में बना था? तो मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में बना था। मैकडोनाल्ड आयोग के नाम से भी जानते हैं, मैकडोनाल्ड आयोग या कमीशन के नाम से जानेंगे। अध्यक्ष भी यही थे, मैकडोनाल्ड। और बना कब था? तो वर्ष 1900 में बना था। और ये करजन के टाइम बनाया गया था। एक अकाल आयोग की और हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक अकाल जांच आयोग बना था जो कि वुडहेड आयोग के नाम से जाना गया। और ये बना था कब? तो ध्यान दीजिएगा 1944 में बना था। एक और अकाल आयोग बना था कब? 1944 में। 1944 के अंदर बना था। और ये सर वुडहेड आयोग के नाम से इसको हम जानते हैं, सर वुडहेड आयोग। सर वुडहेड आयोग के नाम से इसको जानते हैं, सर वुडहेड आयोग। और ध्यान दीजिएगा इसकी अध्यक्षता किसने करा था? हेड कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा इसकी हेड भी कौन थी? सर वुडहेड। सर वुडहेड ने इसकी अध्यक्षता करा था। वुडहेड, सर वुडहेड द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई थी। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, देख लीजिए। अकाल कमीशन के बारे में मैंने जानकारी आपको दे दिया। जितने भी अकाल आयोग बने थे एक बार लिख लीजिएगा। सर क्रैश कोर्स नहीं है तो ये क्या है? पढ़िए चुपचाप। जो पढ़ाते हैं वो नहीं पढ़ते हैं, खाली कमेंट करेंगे सर ये पढ़ा दीजिए वो पढ़ा दीजिए। अभी जो पढ़ाए उसमें से पूछ देंगे तो नहीं बता पाएंगे, है ना भैया? बात तो मेरी सही होती है, हम तो कभी गलत बोलते नहीं हैं इस सब मामले में। जो पढ़ा रहे हैं आप उसको नहीं पढ़ेंगे ना, अपने मन से अपनी मर्जी के मालिक हैं आप। इतना देख लीजिएगा। अकाल कमीशन से सवाल बना तो अब छूटे ना। अकाल कमीशन से अगर सवाल बनता है तो मैं अब प्रयास ये करिएगा कि सवाल अब छूटे ना, आगे से क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? थर्ड क्लास में बताए थे सर, बताए होंगे, फिर से सुन लिए तो कोई विपत्ति तो आ नहीं गई। हाँ ये कि बताई गई बात को अगर छोड़ कर चलेंगे तो ज्यादा तेजी से पढ़ पाएंगे। अकाल कमीशन से क्वेश्चन बना तो बना लीजिएगा। ये सब देखिए अकाल ही आयोग था। कैंपबेल के नेतृत्व में बना था, एक स्ट्रेची के नेतृत्व में, लॉयल के नेतृत्व में, मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में और वुडहेड के नेतृत्व में बना था। ये सबको ध्यान में रखिएगा, ये सब अकाल आयोग था। आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन कहाँ गया अपना, क्वेश्चन छूट गया पीछे। अच्छा ठीक है, फिलहाल देख लीजिएगा अकाल आयोग को। आगे ये होम रूल है, कहाँ आ गए हम लोग? यहाँ है। देखिए अब इसमें एक सवाल और पूछेगा आपसे। स्ट्रेची के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अकाल आयोग था एक प्रकार का। और शस्त्र अधिनियम की अगर हम बात करते हैं, शस्त्र अधिनियम, अगर हम शस्त्र अधिनियम की बात करते हैं, शस्त्र अधिनियम, भैया ये शस्त्र अधिनियम जो था ना, ये भी लाया गया था किसके टाइम? तो ये लाया गया था आपका लिटन के टाइम। इसने कहा था कि भारतीय शस्त्र नहीं रखेंगे, और रखेंगे तो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
बिना रजिस्ट्रेशन के सत्र नहीं रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बिना रजिस्ट्रेशन के सत्र नहीं रखेंगे, शस्त्र नहीं रखेंगे। और अंग्रेजों को कहा कि जो अंग्रेज है, जो एनआरआई है, जो एंग्लो इंडियन है, वो हथियार रख सकता है, कोई लाइसेंस वगैरह की आवश्यकता नहीं है। तो भारतीयों ने कहा कि ये कौन सी बात हुई, आप हमारे ऊपर अगर लाइसेंस थोप रहे हैं तो उनके ऊपर भी थोपिए आप, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, भेदभाव किया गया हथियार रखने के संबंध में। और ये कानून था आपका शस्त्र अधिनियम नाम पड़ता है इस कानून का। और ध्यान दीजिएगा, आगे चल के हालांकि भारत सरकार ने अपना एक कानून अलग से बनाया, भारत सरकार ने भी कानून बनाया वर्ष 1959 में। शस्त्र अधिनियम जो अंग्रेजों के समय लाया गया था ना, अंग्रेजों के समय, जो अंग्रेजों के समय लाया गया था, अंग्रेजों के समय का जो शस्त्र अधिनियम था ये आया था कब, 1878 में आया था। लेकिन भैया ध्यान दीजिएगा, लेकिन 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 याद रखिएगा, आजाद भारत की अगर हम बात करते हैं, आजाद भारत, अगर हम आजाद भारत की बात करते हैं, आजाद भारत में अधिनियम जो लाया गया था, शस्त्र अधिनियम, ये कब लाया गया था, ये 1959 के अंतर्गत लाया गया था, 1959 में, 1959 में लाया गया था। इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डेट में मुझे डाउट है ना, एक बार इसको देख सकते हैं आप। हाँ, इसको संशोधित कब करा गया था, इसको संशोधित करा गया था वर्ष 1900, सॉरी, संशोधित करा गया था वर्ष सन 2019 में। इसी को हम बोलते हैं आर्म्स एक्ट। क्या नाम देते हैं, आर्म्स एक्ट का नाम देते हैं, आर्म्स एक्ट का नाम देते हैं इसी को आर्म्स एक्ट कहा गया। रिसेंटली आर्म्स एक्ट कब लाया गया था, वर्ष 1919 में लाया गया था, इसको देख लीजिएगा। एल्बर्ट विधेयक की बात करेंगे, रिपन के टाइम ये लाया गया था। और कब लाया गया था, ध्यान दीजिएगा, 1883 और 1884, इस पर कंफ्लिक्ट होता है, हम दोनों डेट लिख दिए, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें ये था कि जैसे भारत व्यक्ति जो था न्याय प्रणाली में शामिल था, जजों की लॉबी में शामिल था, तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई भारतीय हमसे पढ़े लिखे थोड़ी हैं, अब भारतीयों का न्याय हम थोड़ी सुनेंगे, ठीक है, भारतीयों का न्याय हम नहीं सुनेंगे, ऐसा कहा अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। लाने वाले कौन थे, रिपन, लेकिन अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, ना कि भारतीयों ने किया था। हम लिख देते हैं एक बार फिर से, ठीक है। अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, जो एल्बर्ट विधेयक था, इसका अंग्रेजों द्वारा विरोध किया गया, अंग्रेजों द्वारा विरोध किया गया, विरोध किया गया, इसका अंग्रेजों के द्वारा विरोध किया गया था, अंग्रेजों द्वारा इसका विरोध किया गया। ध्यान दीजिएगा, इसका अंग्रेजों द्वारा विरोध किया गया था, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। फिलहाल ये बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। इसको बना लीजिएगा, बढ़ेंगे यहां से आगे, इतना बना लीजिए तो हम आगे बढ़ेंगे ना। आगे देखिए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। देखिए मैंने डेटा दिया है आपको, यहां इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है यहां पर, है ना। अगली घटना क्या है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए, इलाहाबाद की संधि, सुगौली की संधि, बेसिन की संधि और सालबाई की संधि। उत्तर क्या होना चाहिए भैया, उत्तर हो जाएगा आपका इलाहाबाद की संधि। बक्सर का वार आपने सुना होगा, बक्सर का जो युद्ध था, बक्सर वार, अगर हम बक्सर वार की बात करते हैं, बक्सर वार, बक्सर वार की अगर हम बात करते हैं, बक्सर वार, बक्सर का युद्ध था जो, ये 1764 का युद्ध है। ध्यान दीजिएगा, 1764 में ये लड़ा गया था बिहार बक्सर के अंदर। और इसमें इसमें ध्यान दीजिएगा, दो महाशक्तियों ने भाग लिया था। और इसमें एक तरफ थे, एक तरफ कौन थे, तो ध्यान दीजिएगा, मीर कासिम थे, मीर कासिम थे, मीर कासिम। और मीर कासिम जो थे ये मिले किससे थे, तो ये मिले थे किससे, सुजाउद्दौला से। किससे मिले थे, सुजाउद्दौला से जाकर मिले, सुजाउद्दौला, ये सुजाउद्दौला से जाकर मिले थे, ठीक है। मीर कासिम जो थे ये किससे मिले थे जाकर, तो सुजाउद्दौला से जाकर मिले मीर कासिम। ध्यान दीजिएगा, और दोनों ने मिलकर एक वार छेड़ा, वार छेड़ा। ध्यान दीजिएगा, मीर कासिम सुजाउद्दौला था, अरे हम क्या बोल रहे हैं भाई, हाँ ठीक है। और इसमें एक मुगल बादशाह भी थे, एक मुगल बादशाह भी इसमें थे, इसमें एक मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह इसमें थे। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक मुगल बादशाह भी थे, नाम क्या था उनका, नाम था उनका, इसमें एक मुगल बादशाह भी शामिल थे, मुगल बादशाह, मुगल बादशाह भी थे जिनका नाम था शाह आलम। ध्यान दीजिएगा, ये सब मिलकर लड़ा, और किससे लड़ा, तो अंग्रेजों से लड़ा, ये सब मिलकर अंग्रेजों से लड़ा। और अंग्रेजों का जो सेनापति उस समय का था, इसका नाम क्या था, नाम देखो ध्यान में नहीं आ रहा है, क्या नाम था अंग्रेज का जो लड़ा था, इसमें जो लड़ा था उस अंग्रेज का नाम क्या था सर, 22 अक्टूबर लिख दीजिए, लिख देंगे, आप बना लीजिएगा, 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध था, ठीक है। जो लड़ा था उसका नाम क्या था उस समय, अंग्रेजों की सेना में जो सेनापति था, क्लाइव तो बाद में आया था संधि कराने के लिए, जो लड़ा था उसका नाम क्या था, कोई बताएगा मुझे, जो लड़ा था उसका नाम क्या था,
अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ा था, अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाले का नाम था हेक्टर मुनरो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें अंग्रेजों की तरफ से लड़ा कौन था? हेक्टर मुनरो ने लड़ा था। हेक्टर मुनरो ने युद्ध लड़ा था अंग्रेजों की तरफ से। ध्यान दीजिएगा, ये लोग जान लगाते रह गए, जोर लगाते रह गए, लेकिन फिर भी हार गए। कहते हैं कि ये हारे और अंग्रेज इसमें क्या हुए? जीते। अब भैया जो जीतेगा वो संधि कराएगा, जो जीतेगा वो क्या कराएगा? वो संधि कराएगा। तो यहीं पर जो संधि होती है इसका नाम देते हैं हम इलाहाबाद की संधि। इसी संधि को हम नाम देते हैं इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की कुल कितनी संधियां हुई थी? 2 संधियां हुई थी। ध्यान दीजिएगा, हाँ इसमें कैप्टन मुनरो था, ठीक है। इसमें इलाहाबाद के अंतर्गत 2 संधियां हुई थी। एक संधि 12 तारीख को हुई थी और दूसरी संधि हुई थी आपकी 16 तारीख को, 12 अगस्त 1765 को, और दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765 को। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 संधियां होती हैं, 2 संधियां होती हैं, ध्यान दीजिएगा। और इलाहाबाद की संधि कहते हैं इनको। और इलाहाबाद के अंतर्गत 2 संधियां होती हैं। और संधियां कब होती हैं? देखिए, युद्ध करा गया था 64 में, परंतु संधि करा गया था कब? 1765 के अंदर। एक 12 अगस्त को करा गया था, दूसरी कब करा गया था? 16 अगस्त को करा गया था। फिलहाल ध्यान दीजिएगा, हम स्लाइड हटा रहे हैं, ठीक है ना, तभी पॉसिबल है ना बताना। लिखिएगा इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 प्रकार की संधियां करी गई थी इलाहाबाद की संधि के तहत। इलाहाबाद की संधि के तहत 2 संधियां थी, ध्यान दीजिएगा। इलाहाबाद की संधि के तहत 2 संधियां करी गई थी। इसमें इसमें इलाहाबाद की संधि के तहत 2 संधियां करी गई थी। एक संधि करा गया था कब? तो ध्यान दीजिएगा, 12 अगस्त को करा गया था, 12 अगस्त 1700 कब? 65 को करा गया था। और दूसरी जो संधि करी गई थी ये कब करा गया था? 16 तारीख को करा गया था। कब करा गया था? 16 अगस्त को करा गया था। कब? 1765 में करा गया था। अब सवाल पूछता है कि पहली संधि किसके बीच हुई थी और दूसरी संधि किसके बीच हुई थी। सबसे एक जरूरी बात है, लड़ने वाला तो मुनरो था, लेकिन संधि को कराया किसने था? संधि कराने वाला कौन था? कराने वाला हम यहां लिख देते हैं, संधि कराने वाला कौन था? तो क्लाइव था। जब संधि करने की बारी आई तो क्लाइव आ गया, आके टपक गया भारत के अंदर, ठीक है। संधि इसी ने कराया था। जो पहली संधि थी ये रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। ध्यान दीजिएगा, पहली जो संधि थी, ये संधि जो थी ये रॉबर्ट क्लाइव और, रॉबर्ट नहीं लिखते हैं, ये सबको बहुत प्रेम नहीं देना है, क्लाइव और शाह आलम के बीच संधि करी गई थी। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकेंड, क्लाइव और शाह आलम सेकेंड के बीच ये संधि करी गई थी। ध्यान दीजिएगा, क्लाइव और शाह आलम सेकेंड के बीच ये संधि करी गई थी। कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिल गए। ध्यान दीजिएगा, कर वसूलने की छूट मतलब दी गई। इसमें बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिला, लेकिन कर से आजादी मिल गई। ध्यान दीजिएगा, बंगाल बिहार उड़ीसा, कहा कि क्लाइव ने कहा कि हम बंगाल पर, बिहार पर और उड़ीसा की जो दीवानी है, उड़ीसा की जो दीवानी है, दीवानी को अंग्रेजों के अधीन कर दिया, अंग्रेजों के अधीन कर दिया। ध्यान दीजिएगा, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी जो थी अंग्रेजों के अधीन हो गई। और कंपनी ने बादशाह से कहा कि आप पेंशन ले लीजिए, और कितना ले लीजिए? तो 26 लाख रुपया सालाना। ध्यान दीजिएगा, कंपनी द्वारा बादशाह को, कंपनी द्वारा जो मुगल बादशाह थे, बादशाह जो थे, बादशाह को 26 लाख रुपए सालाना, 26 लाख सालाना पेंशन दिया गया, पेंशन प्रदान किया गया। कहा कि आप चुपचाप बैठिए, पेंशनर बन के रहिए, अंग्रेजों के पेंशनर बन के आप रहिए, अंग्रेज आपको पेंशन देंगे और चुपचाप पेंशन लीजिए और रहिए, ठीक है। अब इसमें और क्या हुआ? तो जो इलाहाबाद और कड़ा का इलाका था ये मुगलों को सौंप दिया गया। इसमें 2 इलाके थे जिनका जिक्र होता है, एक का नाम था इलाहाबाद और दूसरा कड़ा। इसमें इलाहाबाद और कड़ा का जो इलाका था, इलाहाबाद और कड़ा, इलाहाबाद और कड़ा का इलाका, कड़ा का क्षेत्र, इलाहाबाद और कड़ा का जो क्षेत्र था, ये मुगलों को सौंप दिए गए, मुगलों को सौंपा गया, मुगलों को सौंपा गया। ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद और कड़ा का जो क्षेत्र था ये मुगलों को सौंप दिया गया। इतनी बातें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये तो प्रथम संधि थी। और पहली संधि जो थी ये किसके साथ करी गई थी? शाह आलम सेकंड के साथ करी गई थी। ध्यान दीजिएगा, 26 लाख का पेंशन भोगी बना दिया। हाँ, सोचिए, जिसकी एक समय में राजवाड़ी चलती है, ठीक है, जो एक समय राजा था वो पेंशनर बन के महज रह गया, कैसा महसूस होगा? 26 लाख हम लोग को लगता है कि सालाना का तो ठीक ही है, मतलब बढ़िया है, लेकिन सोचिए एक समय वो राजा था और राजा को भैया आप पेंशन, मतलब क्या ही अब कहें, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं।
इसमें अगला जो था, क्लाइव ने संधि करा था, दूसरी संधि अवध के साथ करा था, और इसमें अंग्रेज थे, ध्यान दीजिएगा। अवध और अंग्रेज, याद रखिएगा। इसमें संधि जो थी अवध अवध और अंग्रेजों के बीच संधि करी गई थी, अंग्रेजों के बीच अवध और अंग्रेजों के बीच संधि करी गई थी। जैसा कि अंग्रेज, आपको पता होगा कि अंग्रेज का नाम था क्लाइव, और अगर हम बात करेंगे नवाब कौन थे तो सुजाउद्दौला थे। लिख देते हैं हम, कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी थोड़ा सा डीप पूछता है, ठीक है। तो अवध का नवाब पूछेगा तो सुजाउद्दौला थे। अवध के नवाब सुजाउद्दौला और अंग्रेज का नाम क्या था? क्लाइव था। क्लाइव नामक अंग्रेज और अवध का नवाब सुजाउद्दौला, इनके बीच, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं के बीच संधि का जो था वो घोर बेइज्जती हो गई सर। अच्छा ठीक है, फिलहाल बना लीजिएगा, ठीक है, इसको बना लीजिएगा और बढ़ेंगे इसमें आगे, बताएं हम। और कहा गया अवध के नवाब से कि जो युद्ध लड़े तो ना, उसमें बहुत खर्चा हुआ है, उसका हर्जाना दो, ठीक है। ये हर्जाना कौन दिया? तो अवध का नवाब दिया, अपने खाते से, अपने अकाउंट से निकाल के दिया। और हर्जाने की राशि क्या रखा? हर्जाने की राशि रखा 50 लाख रुपया। कहा कि 50 लाख रुपया युद्ध का हर्जाना दो, जो युद्ध में खर्चा हुआ है, ठीक है। तो इनके ऊपर हर्जाने की राशि लाद दी गई। युद्ध में हर्जाने की राशि कौन देगा? तो अवध का नवाब देगा, ठीक है। युद्ध में हर्जाने की राशि 50 लाख रुपया अवध से लिया गया। मतलब अवध वाले क्षेत्र से, ध्यान दीजिएगा, 50 लाख रुपए की राशि एज हर्जाना के तौर पे लिया था। किसने? किससे? तो सुजाउद्दीन से लिया था, ठीक है। और नवाब को कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र छोड़ने पड़े, और वो क्षेत्र उठाकर किसको दे दिया? तो आलम, मतलब मुगल को दे दिया। हम पहले ही बता रहे थे, कुछ छात्र ये बोल रहे थे कि सर ये वाला हिस्सा तो अंग्रेज को मिला था। नहीं नहीं, ये हिस्सा था इसका। किसका था? कहाँ गया भाई? इसका था। ये हिस्सा किसका था? सुजाउद्दौला को। ये वाला हिस्सा उठाकर दे दिया अंग्रेजों को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सर, 3 साल का पेंशन एक ही बार ले लिया। अच्छा, यहाँ के हिसाब से बोल रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, 2 साल का ले लिया, 2 साल का पेंशन एक ही बार निकाल लिया वहां से, किलो पकड़ो, 2 साल बाद देखा जाएगा क्या होगा, ठीक है। चलिए फिलहाल इतना ध्यान दीजिएगा। अवध से इलाहाबाद और कड़ा का इलाका लिया और दे दिया मुगलों को। अवध से उठाया इलाका और पकड़ा दिया किसको? मुगलों को। और अवध में कंपनी की सुरक्षा के एवज में नवाब को खर्चा देना होता था। कहा गया कि अगर कंपनी को कोई नुकसान हुआ तो उसका जवाबदेह कौन होगा? तो नवाब होगा। यानी कंपनी को सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? नवाब करेगा। नवाब के लिए बहुत मुश्किल हो गया था यार, ये छूटे लड़ाई में पड़ा, ठीक है। लिखिएगा, अवध के नवाब को तो आने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि बंगाल के साथ लड़ाई थी, बेकार में आके फंस गए। लिखिएगा, लिखिए, कंपनी को सुरक्षा प्रदान नवाब करेगा। कंपनी को अवध का नवाब सुरक्षा प्रदान करेगा, ऐसा कहा गया। कंपनी को कहा गया कि अवध का नवाब जो है ये सुरक्षा प्रदान करेगा, सिक्योरिटी देगा, ठीक है। सोचिए, मतलब एक तरह से कहा जाए तो इसमें जो सबसे अधिक नुकसान झेला, हालांकि मुगलों ने तो नुकसान झेला, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे, मुगलों ने नुकसान तो झेला, लेकिन इसमें सबसे अधिक नुकसान किसको हुआ? तो अवध को हुआ। बेचारा फालतू में लपेटा गया, ठीक है। फिलहाल बना लीजिएगा, 50 लाख रुपया दिया और कहा कि ठीक है, कंपनी में अगर किसी भी तरह की सुरक्षा की दिक्कत होती है तो ध्यान दीजिएगा। सर, विलियम पीट ने क्लाइव को स्वर्ग से उतरा सेनानायक कहा था। हाँ, इसके बाद कहा था, संधि होने के बाद। जानते हो, संधि जब हुई तो ब्रिटेन में इसकी खूब सराहना हुई कि वाह, बताइए, संधि करा दिया क्लाइव, संधि करा दिया। और इस संधि के लिए आया ही था। सोचिए, युद्ध कोई और लड़ा और संधि कोई और किया, ठीक है। तो जो विलियम पीट था, इसने उपाधि दे दिया, विलियम पीट ने उपाधि दे दिया। कहा कि ये जो क्लाइव है ना, ये स्वर्ग से उतरा हुआ, मतलब ये धरती का है ही नहीं, स्वर्ग से उतरा हुआ क्या है? सेनानायक है। क्लाइव को इसी के बाद उपाधि मिली। संधि होने के बाद इसकी बहुत चर्चा की गई, बहुत सराहना की गई। इसको कहा गया स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक। स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक, स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक। बहुत बढ़िया, जिस छात्र ने बताया है बहुत अच्छा। खुश रहिए आप, लगातार पढ़ते रहिए मेहनत से। स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक कहा, और इसमें ध्यान दीजिएगा, कहने वाला कौन था? तो विलियम पीट था। विलियम पीट द्वारा इसको स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक कहा गया था। इस संधि के बाद कहा गया था, इसकी बहुत सराहना हुई है, ठीक है। सर, अंग्रेज सब भारत के
शासक के पैसे से ही गेम। हाँ, अंग्रेज अपना पैसा थोड़ी लेके आए थे भारत के अंदर। ठीक है, सोचिए वास्को डी गामा कितना चालाक था, व्यापार करने आता था, साथ में अपना पैसा भी लेके आता था। व्यापार वाला तो सामान लेके जाता था, लेकिन पर्सनल कुछ खरीद के ले जाता था, जाके यूरोप में बेचता था। समझ रहे हो ना, यूरोपी पहले से व्यापारी रहे और व्यापार वहां पे फला फूला, इसलिए औद्योगिक क्रांति सबसे पहली बार वहीं आई थी, यूरोप के अंदर ही आई थी। ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। अभी इसमें क्वेश्चन में अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन पे देखिए। अभी इसमें दिया है आपका इलाहाबाद की संधि तो हमने पढ़ लिया। इलाहाबाद की कितनी संधियां करी गई थी? 2 संधियां, और दोनों संधि में ये सारा कुछ काम करा गया था। अभी हम पढ़ेंगे सुगौली की संधि। आइए जरा देखिए, एक संधि होती है जिसको हम सुगौली की संधि का नाम देते हैं, सुगौली की संधि। अगर हम सुगौली की संधि की बात करते हैं, सुगौली की संधि, सुगौली की संधि की अगर बात करेंगे, सुगौली की संधि, तो ध्यान दीजिएगा सुगौली की संधि कब करी गई थी? ये संधि करा गया था 1816 के अंदर करा गया था। 1516 अप्रोक्सीमेटली डेट है। और किसके टाइम करा गया था? लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम करा गया था। लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम ये संधि करा गया था, सुगौली की संधि। लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम संधि करा गया था। और सुगौली की संधि किसके बीच करा गया था? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अंग्रेज थे, अंग्रेज, अंग्रेज मतलब कंपनी, और किसके बीच करा गया था? नेपाल के बीच करा गया था। कंपनी और नेपाल के बीच ये संधि थी, सुगौली की संधि 1816। 1916 लिखने वाले संभल जाओ जरा, ठीक है, बहुत गड़बड़ बात है भाई। 1816 ध्यान दीजिएगा। देखिए ये भारत का हिस्सा रहा, भारत, इसमें तो भारत बिना बनाए हम पढ़ा ही नहीं सकते हैं। ये रहा आपका भारत का इलाका, ध्यान दीजिएगा। हालांकि यही हिस्सा है, ठीक है, मेन हमें ये पढ़ना है, ठीक है। सुगौली की संधि में देखिए हुआ क्या, ये पार्ट आपका पड़ता है नेपाल का हिस्सा, ये हिस्सा आपका है नेपाल का, ऐसा आपने सुना होगा, नेपाल का भाग है। तो जब सुगौली की संधि हुई तो एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ यहाँ इस क्षेत्र में यहाँ पर एक नदी है, जिस नदी का नाम है काली नदी। इस नदी का नाम क्या है? काली नदी। इसी नदी पर संधि हुई थी। कहा गया कि काली नदी के जो इधर का इलाका है, इधर मतलब समझ रहे हैं आप लोग, काली नदी के जो इधर का इलाका है मतलब वेस्ट का इलाका, ये पश्चिम का इलाका, ये किसके अंतर्गत आएगा? भारत। भारत मतलब किसके अधीन आएगा? तो कंपनी के अधीन आएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आएगा, ठीक है। कहा गया कि इस काली नदी के इधर का जो इलाका, इधर मतलब कहां पे? पूरब का इलाका, ये पूरब का हिस्सा किसके अंतर्गत आएगा? तो ये हिस्सा आएगा आपका किसके अंतर्गत? तो नेपाल के पार्ट में आएगा। ये संधि करा गया था, नेपाल के साथ अंग्रेजों ने संधि करा था, इसी को हम कहते हैं सुगौली की संधि। ध्यान दीजिएगा, सुगौली की संधि का नाम देते हैं इसको। और ये जो संधि थी, इसी संधि पर एक विवाद हो गया, काली नदी पर संधि करा गया था, सुगौली संधि, संधि का नाम है सुगौली संधि, सुगौली संधि इसका नाम है। और ध्यान दीजिएगा इस संधि के तहत, इस संधि के तहत तहत ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों ने एक इलाका लिया था जिसका नाम था रानीखेत, रानीखेत का इलाका दूसरा, मनाली का इलाका, मनाली का हिस्सा तीसरा, डलहौजी का हिस्सा, इसको अंग्रेजों ने अपने नाम पे रखा डलहौजी। आगे ध्यान दीजिएगा, और कौन सा हिस्सा? रानीखेत का हिस्सा, मनाली का हिस्सा, डलहौजी का हिस्सा, और भी कुछ हिस्सा है, जैसे कि आप देख पाते हैं मतलब नैनीताल का हिस्सा, नैनीताल नहीं लिखे हैं, नैनीताल, नैनीताल, ये सब जो हिस्सा था। और इसमें काला पानी, लिम्पीधुरा और लिपुलेख सब हैं। ध्यान दीजिएगा, 5वें नंबर पर काला पानी का हिस्सा, एक भाग था 6ठे नंबर पर लिम्पीधुरा, और एक हिस्सा हो जाएगा 7वें नंबर पर लिपुलेख। ये जो पूरा हिस्सा था इस संधि के तहत भारत में आ गया, इस संधि के तहत ये जो पूरा हिस्सा था ये भारत में आ गया, ठीक है। ये जब भारत में आ गया, सभी क्षेत्र तो ठीक थे, दूर दूर थे, लेकिन विवाद हो गया कहां पर? तो यहां पर हो गया, काला पानी पर हो गया, लिम्पीधुरा पर हो गया, लिपुलेख पर हो गया। कहते हैं कि इस जगह पर विवाद हो गया, यहां इस जगह पर विवाद हो गया, नदी के उद्गम को लेकर विवाद हुआ, और इस विवाद का नाम हम देते हैं काला पानी विवाद। क्या नाम देते हैं? काला पानी विवाद। तो ध्यान दीजिएगा, काला पानी विवाद जो था इस सुगौली की संधि के तहत हुआ, और सुगौली की संधि विवाद बनी काला पानी का। काला पानी विवाद में क्या हुआ? इसमें 3 स्थल आए, 3 स्थल में कौन सा? एक स्थल हो जाएगा आपका काला पानी, दूसरा स्थल कौन सा हो जाएगा? लिम्पीधुरा होगा, और तीसरे स्थल का नाम क्या हो जाएगा? तीसरा स्थल हो जाएगा आपका लिपुलेख। काला पानी, लिम्पीधुरा और लिपुलेख। अंग्रेजों ने कहा, मतलब ब्रिटेन ने, नेपाल ने, कि काली नदी की 2 वितरिकाएं थी, एक वितरिका यहां से थी
और एक भी तरीका कुछ यहाँ से थी। संधि अंग्रेजों ने यहाँ पर किया था, लेकिन नेपाल ने चीन के बहकावे में आकर के कहा कि नहीं, संधि यहाँ पर हुई है। जब संधि को आप इस वाली नदी से मानते हैं तो काला पानी, लिम्पीधुरा और लिपुलेख ये सभी किसके अधीन हो जाता है? नेपाल के अधीन हो जाता है। लेकिन सर, काली नदी वाला विवाद भारत के बीच हुआ था। ठीक है, अरे वही विवाद है भैया, हम थोड़ा समझिए ना मेरी बात को। भारत को, हम उस समय कंपनी थी ना, ब्रिटिश कंपनी थी। बाद में आके ना विवाद हुआ, बाद में आके नेपाल ने क्या कहा कि नहीं, काली नदी का उद्गम ये नहीं बल्कि ये है। ठीक है, तो अब इस कारण से काला पानी, लिम्पीधुरा और लिपुलेख तीन ऐसे हिस्से थे जो बीच में आते थे। अब नेपाल ने इन हिस्सों पर अपना दावा ठोक दिया, भारत ने कुछ बोला ही नहीं। जब नहीं बोला तो बाद में नेपाल ने कहा कि नहीं, हमसे गलती हो गई, तुरंत अपनी सीमा को फिर से पीछे कर लिया। ठीक है, अपना नक्शा बदल दिया था नेपाल अपना नक्शा जो ऐसे खड़ा है ना, इसे झुका दिया था उस समय। तो एक तरह से कह सकते हैं लिम्पीधुरा, काला पानी और लिपुलेख ये तीनों हिस्से जो थे विवादित हिस्से पड़े भारत और किसके बीच? तो नेपाल। और इस विवाद को जन्म देने वाली संधि का नाम क्या है? सुगौली की संधि। अंग्रेजों के समय करी गई थी नेपाल के साथ, परंतु अब जो विवाद खड़ा है ये नेपाल और किसके साथ है? तो भारत के साथ है, जिसको हम काला पानी विवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिलहाल ये रहा डेटा आपका, एक बार देख लीजिएगा। और सुगौली की संधि के तहत कितने हिस्से हड़पे गए थे? तो ये सब रानीखेत, मनाली, डलहौजी, नैनीताल, काला पानी, लिम्पीधुरा, लिपुलेख ये सब हिस्सा लाया गया था भारत के अंदर। ठीक है सर, संधि क्या होता है? संधि का मतलब दोनों लोगों की सहमति से कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान करना ही संधि कहलाता है। क्या आप बात करते हैं? फिलहाल ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, यहां से हमने पढ़ लिया सुगौली की संधि। एक संधि देखिए इसमें छिपी है, बेसिन की संधि और एक सालबाई की संधि। बेसिन की संधि हम आपको यहीं पे पढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर हम बेसिन की संधि की बात करेंगे तो ये मराठाओं के साथ हुई थी और कंपनी ने किया था, मतलब कंपनी ने मराठाओं के साथ संधि किया था। और कब करा था? 1802 में। मराठा के सरदार उस समय कौन हुआ करते थे? तो बाजीराव सेकंड। तो ध्यान दीजिएगा 1802 के अंदर, 1802 लिख लीजिएगा, 1802 में बेसिन की संधि होती है। 1802 के अंदर लिख देते हैं, 1802 के अंदर होती है बेसिन की संधि। इसमें अंग्रेजी थे, यानी अंग्रेज इसमें थे, अंग्रेज। और अंग्रेजों का प्रतिद्वंदी जो था ये कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिद्वंदी था बाजीराव। और बाजीराव प्रथम था या द्वितीय था? सेकंड नंबर का था। ये देख लीजिएगा एक बार। इसको हम बेसिन की संधि का नाम देते हैं। अगर हम सालबाई की संधि की बात करेंगे, तो संधि होती है कब? 1882 के अंदर, और कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच हुई थी। ध्यान दीजिएगा, संधि होती है कब? तो 1782। संधि होती है 1782 के अंदर, कंपनी और किसके बीच? BEIC, आईसी और किसके बीच होती है? तो मराठा के बीच होती है। इतना ध्यान दीजिएगा, इसको बना लीजिए। कितनी बातों को आप नोट करिए तो हम यहां से बढ़ेंगे आगे। हो गया है? आगे बढ़ा जाए। देखिए आगे प्रश्न दिया है आपका, प्रश्न है आगे, आगे प्रश्न है, देख लीजिएगा। फिलहाल इतना डेटा मैंने दे दिया आपको। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना खोला था? 1632 में खोला था। ध्यान दीजिएगा, और यहां से कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, अफीम और सोरा का जो व्यापारिक केंद्र था ये बिहार था। अफीम और सोरा का व्यापारिक केंद्र, का व्यापारिक केंद्र, व्यापारिक केंद्र जो बनाया गया था ये किसको बनाया गया था? तो अफीम सोरा का जो व्यापारिक केंद्र था ये कौन था? बिहार बना था। ध्यान दीजिएगा, इस बात को याद रखिएगा ना, यहां से क्वेश्चन है। ठीक है, आगे दिया है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो असहयोग आंदोलन में। असहयोग हुआ था कब? वर्ष 1920 में। ध्यान दीजिएगा। और आगे अहमदाबाद की बात करेंगे, वर्ष 1918। और पहली बार मजदूरों के साथ भूख हड़ताल करी थी, पहली बार मजदूरों के साथ भूख हड़ताल, मजदूरों के साथ साथ भूख हड़ताल किया था। भूख हड़ताल पहली बार मजदूरों के साथ भूख हड़ताल किया था महात्मा गांधी ने। और कब करा था? वर्ष 1918 में किया था, अहमदाबाद के अंदर। रूलेट सत्याग्रह की बात करते हैं, वर्ष 1919। ध्यान दीजिएगा, भारत में शब्द होगा महात्मा गांधी का, भारत में महात्मा गांधी का
सबसे बड़ा, बड़ा और पहला, और पहला कह सकते हैं, पहला राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह, राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह, सत्याग्रह। ये सत्याग्रह कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, रोडेड सत्याग्रह हो जाएगा। बारदोली की बात करते हैं, बारदोली गुजरात के अंदर ये सत्याग्रह हुआ था, ध्यान दीजिएगा। और बारदोली सत्याग्रह वर्ष 1928 मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे, सरदार पटेल थे। सरदार पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। इसमें बारदोली की महिलाओं ने इनको क्या कहा था, सरदार। सरदार इनको उपाधि मिली थी, और उपाधि देने वाली कौन थी, तो बारदोली की महिलाएं थी, बारदोली की महिलाओं द्वारा, बारदोली की महिलाओं द्वारा इनको सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी, बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे। आगे प्रश्न है, चंपारण के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था। ध्यान दीजिएगा, चंपारण में मुद्दे के समाधान करने के लिए बस कुछ नहीं, कोई कदम नहीं था। इन्होंने कहा था कि भैया आप एक काम करिए ना, एक समिति बनाइए। तो चंपारण कृषि समिति बनाया गया था, जिसका अधिनियम पारित करा गया था 17 में, परंतु कमिटी ने अपना रिपोर्ट दिया था कब, 1918 में। चंपारण कृषि समिति कहाँ, कहीं दिया है क्या, हाँ दिया है, लगा लीजिएगा। चंपारण कृषि समिति बनती है और समस्या का समाधान करती है, ठीक है। इसकी स्थापना करी गई थी, स्थापना स्थापना करा गया था वर्ष 1917 में। लेकिन समिति ने अपना रिपोर्ट कब दिया था, रिपोर्ट समिति ने अपना रिपोर्ट दिया था वर्ष 1918 में, याद रखिएगा, वर्ष 1918 में अपना रिपोर्ट दिया था। आगे भारत सेवक समाज की स्थापना करा था किसने, तो भारत सेवक समाज की स्थापना करने वाले कौन हो जाएंगे, तो अच्छा ठीक है। इसमें अगर आत्मीय सभा की बात करेंगे तो स्थापना करने वाले कौन है, राजा राम मोहन राय। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करने वाले कौन हो जाएंगे, तो इसको बनाने वाले कौन है, केशव चंद्र सेन है। भारत समाज सेवक को बनाया था कौन, गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाया था। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो दो, दो के बाद चार, तीन, दो चार तीन, दो चार तीन, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। दिया है, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी, ये भारत के किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो अंबाबाई के बारे में पूछा है, किसी को जानकारी है तो बताइए। अंबाबाई जो थी ये भारत के किस राज्य क्षेत्र से आती थी। अंबाबाई जो एक स्वतंत्रता सेनानी थी, इनका संबंध भारत के किस राज्य क्षेत्र से था, इनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। कुछ महिलाएं हैं, असम से भी कुछ महिलाएं हैं, और कर्नाटक से कुछ महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं केरल से हैं, कुछ महाराष्ट्र से हैं, जिन्होंने अलग अलग तरह से इन्होंने क्या करा था, सत्याग्रह किया था। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अलग अलग तरह से अपने अपने पर्पज पर इन्होंने सत्याग्रह किया था। अगर इनकी बात हम करेंगे तो ये मैसूर से थी, कहां से, मैसूर। अंबाबाई कहां से थी, मैसूर से, कहां से, मैसूर से। और भैया अगर हम मैसूर की चर्चा करते हैं तो मैसूर मतलब क्या हो जाएगा, तो कर्नाटक का क्षेत्र हो जाएगा। आगे सुरक्षा वाल्व सिद्धांत किसने दिया था, तो ये सिद्धांत देने वाले कौन थे, लाला लाजपत राय। इनके बारे में भी हम पढ़ा चुके हैं, इनके बारे में दोबारा डिस्कस हम नहीं करेंगे। आगे दिया है, इनमें से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, कैबिनेट मिशन भी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो लॉरेंस था, अलेक्जेंडर था, एंड्रयूज था, नहीं था, ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया था। तो मौलिक अधिकार के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया था ये 1931 के कराची अधिवेशन में, और ये खत्म होता हुआ पेपर आपका, ठीक है। बताइए, बताइए पढ़ के कैसा लगा ये बताइए मुझे, पढ़ के कैसा लगा ये बताइए जरा, पढ़ के कैसा लगा, ठीक लगा है पढ़ के, पढ़ के कैसा लगा ये बताइए मुझे। सर 29 नंबर एक बार देख लीजिएगा, 29 नंबर में क्या है, आइए देखते हैं। 29 नंबर, 27, 28, 29 मिलान वाला है क्या, देखें इसमें, देवेंद्रनाथ, ओ इसका ना, आई भाई गलत हो जाएगा भाई, दोस्त मित्र ये गलत हो जाएगा, इसको ठीक करना होगा, कहाँ गया, इसको ठीक कर लीजिएगा ना। 29 नंबर है ना क्वेश्चन, हाँ इसको ठीक कर लीजिएगा। 29 नंबर की बात करेंगे, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। तो अगर हम देख पाएंगे तो बी का हो जाएगा एक, आत्मीय सभा कौन, राजा राम मोहन राय। बी का होगा एक, बी का हो जाएगा एक, बी का हो जाएगा एक, और सी का हो जाएगा तीन, और ए का हो जाएगा दो, गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ बना लीजिएगा, इसका उत्तर ए होगा। बाई मिस्टेक हो गया था, इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, इसको बना लीजिएगा। इसको ठीक कर लीजिएगा ना, मैंने ठीक करा दिया है। बाकी आइए बात करते हैं आपसे, क्या कह रहे हैं सुनिए, कुछ छात्र बोल रहे थे। ठीक लगा है सर,
सर जे पीवाईक्यू का तो सारा सवाल बन जा रहा है, सब बन जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, एक बार पढ़ाने तो दीजिए मुझे। अभी सारा कुछ हिस्ट्री है, हिस्ट्री सप्ताह खत्म हो जाएगा, अगले अगले सप्ताह आपको हम बिहार स्पेशल लगा देंगे, ठीक है ना। सर दर्पण श्री, वो सबसे हमसे मतलब नए हैं, मेरी जो चीजें हैं वो ठीक चल रही हैं, ये बताइए मुझे। सर पढ़ने का मन कर रहा है, अभी पढ़ाइए। नहीं अभी कैसे पढ़ाएंगे, बैच भी तो है ना, कल कल का क्लास भी तो शेड्यूल करना होता है ना, पेपर बनाना होता है, सारी कुछ चीजें होती हैं, बहुत टाइम लगता है ना, मतलब मेरा काम जान लीजिए ना। जितना मुझे दिन भर पढ़ाने में टाइम नहीं लगता है, उससे ज्यादा उस पर वर्क करने में टाइम लगता है। मेरा 5 से 6 घंटे चला जाता है पेपर वगैरह बनाने में। टेस्ट पेपर सुबह का बनाना होता है, उसके बाद और आपको पता है टेस्ट पेपर इतना सटीक है सुबह का कि आप विश्वास नहीं कीजिएगा। अभी एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, ठीक है ना, कोई एग्जाम था इसमें बीपीएससी का, पता नहीं, अभी देख रहे थे हम क्लास में भी, उसके बारे में हम बता रहे थे। टेस्ट से जो मॉर्निंग टेस्ट है ना, उससे कम से कम 80 से उसमें कम से कम 80-90 क्वेश्चन से ऊपर आया है। 80-90 क्वेश्चन से ऊपर आया है, ऊपर मतलब हम बात कर रहे हैं, ऊपर का मतलब वो 100 भी हो सकता है। 150 नंबर का पेपर था आपका। पेपर आसान नहीं था, लेकिन सुबह वाले टेस्ट में हम इतना पढ़ाते ही है ना, इतना डेटा होता है उसमें कि उसका कोई मतलब तोड़ ही नहीं है, ठीक है। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे कल, मिलेंगे कल, क्लास है ना, क्लास लगातार पढ़िए, क्लास अगर बीच में बंद होती है तो उसकी सूचना हम आपको देंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का, पढ़ते रहिए अपने माता पिता के लिए, अपने अध्यापक के लिए और खुद के लिए भी, है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका, गुड नाइट।